Okay, so now we are on our unit 3, which is simple correlation and relation analysis. अब देखो, एज द नेम सजेस्ट इज सिंपल. सिंपल था वैसे, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा. सो देखो, अब ये पढ़ने से पहले मैं ना तुम्हें एक 20 मिनट का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, ताकि तुम्हें कुछ बेसिक बातें पता हो, ताकि तुम वो ना करो कि यार हमें तो कुछ भी नहीं आता. क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ ना कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तुमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक. मैं कुछ बेसिक बातें मैं पढ़ा देता हूँ, कुछ बेसिक बातें, देन वी विल डिस्कस फर्दर. ठीक है, तो मैं तुमको एक सिंपल समरी बता रहा हूँ चैप्टर की, बेसिकली अबाउट प्रैक्टिकल पार्ट ओनली, बिकॉज थ्योरी सब मैं डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ. और इन थ्योरी वन शॉट मैंने सब बता चुका हूँ थ्योरी वाला, एंड मैं उम्मीद करता हूँ तुमने वो देख लिया होगा. सो इन प्रैक्टिकल कुछ बातें जान लो बस. हमारा कोरिलेशन जो होता है वो -1 से +1 के बीच होता है. अगर वो 0 है तो 0 कोरिलेशन, बेसिकली नो कोरिलेशन होता है. +1 है और या -1 है तो हम उसे कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन. ठीक है, अगर +1 है बेसिकली तो परफेक्ट पॉजिटिव. अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है. एंड जीरोस हाई कोरिलेशन होता है बाय डिग्री. अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 0.75 से ऊपर है तो वो हाई होता है, एंड उससे 0 के बीच में मॉडरेट होता है. 0.75 से 50 के बीच में होता है मॉडरेट, एंड 0.5 से लेके 0 तक होता है हमारा लो कोरिलेशन होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ये होता है हमारा कोरिलेशन. बेसिकली थ्योरी का पार्ट ही था. आगे बढ़ते हैं. अब देखो, मेनली इसमें आता है बाईवेरिएट. समझ रहे हो, मतलब हमको डेटा गिवन होगा 2 वेरिएबल्स का. लेट मी शो यू वन क्वेश्चन, जैसे तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाए क्या बात कर रहा हूँ. देखो, जैसे यहाँ पे 2 डेटा गिवन है ना, एक यहाँ पे गिवन है, 2 ही देगा तुमको, वो कभी सिंगल नहीं देगा. मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज ना कोरिलेशन में हमको कंपैरिजन ही बताया जाता है, तो 2 ही आते हैं डेटा, उससे हम बाईवेरिएट कहते हैं बेसिकली. समझ गए, डेट वी कॉल बाईवेरिएट. एक तो मार्क्स ऐसे एंड मार्क्स देखो 2 6 मार्क्स दिए ना हमको, हमें मैथ का दिया, स्टैट्स का दिया है, मतलब हमें 2 डेटा सेट ही देगा हमेशा, जिसको हम एक को एक्स मानते हैं, एक को वाई मानते हैं. एंड एक्स वाई कैसे मानते हैं, देखो डेटा सेट अभी तक हमने समझा कि डेटा आएगा बाईवेरिएट, मतलब 2 डेटा सेट आएंगे बेसिकली. जैसे यहाँ पे मैथ का आया, स्टैट्स का आया है ना, जिसमें से हम एक को एक्स मानेंगे और एक को वाई मानेंगे. अब देखो, एक्स का मतलब होता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई का मतलब होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ डिमांड और प्राइस में से कौन डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, तो तुम कहोगे हाँ यहाँ पे प्राइस तो हमारी इंडिपेंडेंट है, बट डिमांड डिपेंडेंट है हमारे प्राइस के ऊपर. वैसे ही मैं कहूँ इनकम और डिमांड में क्या डिपेंडेंट है, क्या इंडिपेंडेंट है, तो अगर तुमने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी तो यू विल फोर्सफुली से कि हाँ डिमांड इज़ डिपेंडेंट ऑन इनकम. तो हम इजीली कह पा रहे हैं ना कि डिमांड डिपेंडेंट है, इनकम इंडिपेंडेंट है. हाउ वी आर एबल टू से दिस, बिकॉज हम जानते हैं इस कॉन्सेप्ट वगैरह को, हमें पता है कि हाँ इनकम पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, बट डिमांड पे कंट्रोल होता है. अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं. तो जब भी हमें एकदम प्रॉपरली क्लियर हो कि हाँ ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, तो हम इजीली मार्क कर देते हैं. जैसे कि इस केस में डिमांड और इनकम के केस में हम इजीली मार्क कर सकते हैं. बताओ एक्स क्या होगा, एक्स अगर हमारा इंडिपेंडेंट है तो एक्स क्या हुआ बताओ, एक्स हमारी इनकम हुई, एंड डिमांड हमारा वाई हुआ, बिकॉज इट्स डिपेंडेंट. तो हम इजीली मार्क कर पा रहे हैं. तो इन दोस्त उस उन केसेस में जिसमें हम इजीली मार्क कर पाएँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, जब हम इजीली मार्क कर पा रहे हैं तो. बट जैसे यहाँ पे एक केस है मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे क्या डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट, दोनों आपस में कोई रिलेशन दोनों का नहीं है, दोनों आपस में बिल्कुल किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों यहाँ पे इंडिविजुअल ही है काइंड ऑफ. तो ऐसे हालातों में ना यू कैन लेट एनी थिंग, तुम इसको भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी एक्स वाई, बेसिकली तुम किसी को भी एक्स वाई मान सकते हो, किसी को भी एक्स वाई मान सकते हो, बट तुम्हें मानना ज़रूर है ताकि तुम आगे जाके कन्फ्यूज़ ना हो जाओ. ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देना, इसको मैंने एक्स माना एंड इसको मैंने वाई माना, ठीक है, ताकि तुम आगे कन्फ्यूज़ ना हो जाओ. ये करना पहला स्टेप होता है. तो तुम्हें समझ में आएगा क्या मतलब होता है बाईवेरिएट का. एंड नाउ सिलेबस में आगे बढ़ते हैं. सिलेबस में नहीं, रुक जाओ. ठीक है, तुमने यहाँ पे देख लिया कि क्या होती है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी एंड कैसे एक्स वाई मानते हैं बेसिकली हम. ठीक है, ये मानना बहुत ज़रूरी था. अब आगे चलते हैं. इसके बाद जानते हैं कि व्हाट इज़ कोरिलेशन. ये थ्योरी पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि थ्योरिलेशन कोरिलेशन होता क्या है ना, होप तुमने देख लिया होगा. बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स कोरिलेशन बताता है कि 2 वेरिएबल्स 2 डेटा सेट, कुछ भी 2 चीज़ें साथ में चल रही कि नहीं चल रही. ये नहीं बताता कि किसकी वजह से कौन चल रहा है, ये सब नहीं, बस साथ चल रही कि नहीं चल रही. ठीक है, साथ में है कि नहीं. तो उसको निकालने फॉर्मूला हमारा होता है
कोरिलेशन निकालने, अच्छा कोरिलेशन, अच्छा वो तो बता दिया, -1 से 1 के बीच में होता है। देखो पहला हमारा फॉर्मूला है कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये तो हम देख ही चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये तो हम देख ही चुके हैं। अभी कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस इज़ नथिंग बट दिस कोवेरिएंस फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है हमारा कोवेरिएंस। ये भूल जाओ, सैम्पल साइज भूल जाओ, सैम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है। इन आर सिलेबस, हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉपुलेशन ही है, सैम्पल नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद करो तुम बस, ठीक है। कोवेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स का मीन, मतलब सिग्मा है, तुम्हें सिग्मा समझ में आता हो, सिग्मा कैसे देखते हैं, मतलब सिग्मा पूरे पे लगा हुआ है, x माइनस एक्स का मीन ब्रैकेट में y माइनस वाई का मीन, ठीक है, पूरे का सिग्मा है, वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाय n। तो ये कोवेरिएंस ऐसे निकालते हैं, ठीक है। कोवेरिएंस का कोई यूज़ नहीं है, बस कोवेरिएंस का यूज़ है निकालने में कोरिलेशन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको अगर मैं खोलूँ तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। देखो नीचे n आ रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर नीचे n आ रहा है, एंड y में भी नीचे n आ रहा है, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे n स्क्वायर हो जाएगा, अगर n स्क्वायर हो गया तो ईजिली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा ना, एंड ऊपर भी एक n है। यहाँ पे इन्होंने बड़ा n लिख दिया है बट छोटा n ही समझो तुम इसको, है ना, सेम में बात है दोनों। तो ऊपर वाला n नीचे वाले n से कट जाएगा, तो यही बचेगा सिंपली, है ना, यहाँ से n को बाहर आके ऊपर वाले n से कट गया तो यही बचा। तो एक्सपेंडेड फॉर्मूला है। एक होता है शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा, शॉर्टकट क्यों कहते हैं इसको, शॉर्टकट देखो तुम कह रहे हो यार शॉर्टकट तो ये फॉर्मूला है, छोटा दिख रहा है देखने में, है ना, तुम ऐसा कह सकते हो कि छोटा सा ये फॉर्मूला लग रहा है देखने में, शॉर्टकट ये कैसे हुआ। देखो इस फॉर्मूले में ना हमको मीन निकालना पड़ेगा, देखो इसमें इसके लिए मीन, पूरा मीन की जरूरत पड़ रही है ना, मीन निकालना पड़ रहा है, मीन निकालना पड़ रहा है। बट इन शॉर्टकट फॉर्मूला हमको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वी डोंट नीड मीन। देखो मीन कहीं निकाला है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिंपली हम एक्स वाई से कर सकते हैं काम सारा, मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमको शॉर्टकट फॉर्मूला कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू सिग्मा, देखो एक्स वाई का सिग्मा ही है, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई का सिग्मा है बेसिकली, माइनस में। अच्छा इस फॉर्मूला देखो एक और खास बात है, पूरे कोरिलेशन के फॉर्मूला में एक बहुत अच्छी खास बात है कि कहीं भी प्लस नहीं लगता है, चाहे कोई सा ही फॉर्मूला कोरिलेशन का, कहीं भी प्लस नहीं लगेगा। यहाँ कहीं प्लस लगा नहीं ना, यहाँ भी कहीं प्लस लगा नहीं, यहाँ भी प्लस लगा नहीं, तो कहीं प्लस नहीं लगेगा, ठीक है। तो कभी ये मत कन्फ्यूज़ होना कि यहाँ नीचे प्लस नहीं लगेगा, ऐसा कभी कन्फ्यूज़ मत होना। इन ऑल द कोरिलेशन फॉर्मूलाज प्लस नहीं लगता है कभी भी, जितना हमारे सिलेबस में है फिलहाल अभी तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मीन निकालना नहीं पड़ता, तो हमारा बहुत टाइम बच जाता है। नीचे अंडर रूट के अंदर है ये n इंटू एक्स स्क्वायर का सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, देखो ब्रैकेट लगा ना, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तुम्हें समझ में आएगा, तुम क्वेश्चन करो तो तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे ऐसे तुम समझ नहीं आएगा, ठीक है। व्हेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से एकदम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम मुझसे पूछो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से, आई वुड से कि तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड ये के अज्यूम मीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। शॉर्टकट वाला एंड ये अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट डेविएशन भी आ जाता है। यहाँ पर देखो कुछ तो रीज़न होगा ना, किसने यहाँ पे x को बड़ा लिखा, y को बड़ा लिखा, बट यहाँ पे इसने x छोटा लिख दिया, y को छोटा लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा है इसने ना, बिकॉज यहाँ पे x एंड y का मतलब कुछ और है। देखो यहाँ पे x y का मतलब ये है यूजिंग डेविएशंस, मतलब ना यहाँ पे बेसिकली यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है बेसिकली, इसी फॉर्मूला में ना x माइनस एक्स के मीन को x सेलेक्ट कर दिया। तो इन शॉर्ट इफ आई से, तो शॉर्टकट फार्मूला एंड अज्यूम मीन फार्मूला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। एंड समटाइम्स ये वाला कोवेरिएंस, बिकॉज कभी कभी ना कोवेरिएंस डायरेक्टली गिवन होता है, डेविएशन डायरेक्टली गिवन होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन तुम डायरेक्टली पुट कर देंगे फार्मूला में ना, क्यों हम फालतू में खोला खाली करें। तो एक तो ये फार्मूला याद कर लेना, एक शॉर्टकट वाला, एक अज्यूम मीन फार्मूला। अज्यूम मीन में तुम्हें पता ही होगा कि अज्यूम मीन तुमने अगर हल्का फुल्का तुम याद कर पाओ बचपन की बातें, और अभी मैंने उसको कुछ देर पहले बताया भी था मैंने कि अज्यूम मीन में हम कोई भी एक वैल्यू को मीन मान लेते हैं, है ना। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, अज्यूम मीन अर्थमेटिक मीन, हाँ ये देखो डायरेक्ट अज्यूम मीन। तो यहाँ पे डी एक्स मतलब मेरा हुआ एक्स माइनस जो मैंने अज्यूम मीन माना है वो, समझ गए। तो इतना ही बस है डी वाई डी एक्स, जो मैंने एक्स से मीन माना है एंड जो मैंने वाई से मीन माना है, तो यही मतलब होता है डी एक्स एंड डी वाई का। एक्स माइनस जो मैंने मीन माना है अज्यूम किया बेसिकली, बस इतना ही फ़र्क है। तो तुम कन्फ्यूज़ मत होना कि डी एक्स डी वाई क्या है, बेसिकली अज्यूम मीन मेथड से करा हुआ है। एंड देखो सेम फॉर्मूला जैसे यहाँ लगा, ब्रैकेट में एन बाहर ही है, सिग्मा एक्स वाई था, यहाँ पे सिग्मा डी एक्स डी वाई था, सेम फॉर्मूला है एकदम एक्जैक्टली सेम, बस एक्स की जगह पे डी एक्स आ गया है। तो तुम ये फॉर्मूलाज याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है हमारे कोवेरिएंस वाले, ये शॉर्टकट फॉर्मूला एंड अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका ही मेनली यूज़ होगा, बाकी सब तो ऐसे ही है, ठीक है। हाँ एक देख लो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कुछ नहीं होता, सिंपल है। इट सिंपली मीन्स
कोरिलेशन का स्क्वायर। हमने देखो कोरिलेशन निकाल लिया, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाला कोरिलेशन, एंड कोरिलेशन निकालने के बाद अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं ना तो वो बन जाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डेमिनेशन। ये सिंपली बताता है, सिंपली सोच कि कितना एक्सप्लेन करा हुआ है प्रोपोर्शन। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। हमने पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी आवर्स हमारे, मैंने 5 घंटे पढ़ा, आई स्टडीड 5 आवर्स, तो मेरे मार्क्स आए 50। मैंने 6 घंटे पढ़ा तो मेरे मार्क्स आए 60। मैंने 7 घंटे पढ़ा तो मेरे मार्क्स आए 80। ठीक है, ऐसे चलते रहा। तो एक लिमिट होगी ना मेरी पढ़ने की भी, तो दिन में ऐसे तो मैं 24 घंटे लगातार पढ़ लूँगा, एक लिमिट होगी मेरे पढ़ने की। तो लेट से मैं मैक्सिमम 10 घंटे तक दिन में पढ़ पाता हूँ, उससे मेरे मार्क्स आ पाए 95। ठीक है, तो अगर अब मैं ऐसा निकालूँ कोरिलेशन तो अच्छा खासा कोरिलेशन आएगा, प्रॉपर अच्छा खासा कोरिलेशन आएगा इसमें। ठीक है, बट पूरा नहीं आएगा, कभी 1 नहीं आएगा, परफेक्ट कोरिलेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज स्टडी आर्ट्स ही खाली ऐसी चीज़ नहीं है जो डिपेंडेंट खाली मेरे मार्क्स एफर्ट करती है। मेरा घर का इन्वायरमेंट कैसा है, मेरा लाइक फोकस कैसा है, मेरे रिसोर्सेज क्या है, वो सब भी अफेक्ट करता है स्टडीज़ को मेरे। तो हाँ, स्टडी आर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट एक कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा 100% इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपरली 100% इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ हद तक ही हो पाएगा। लेट से मेरा 0.8 आया, ठीक है, कोरिलेशन इसका, मतलब अच्छा खासा है कोरिलेशन, बट 0.8 है। तो अगर मैं इसका आर स्क्वायर निकालूँ तो मतलब मेरा 64% वेरिएशन एक्सप्लेन में 64% ही अफेक्ट करता है मेरा स्टडी आवर्स मेरे मार्क्स को बस। एंड बाकी और क्या अफेक्ट करता है, बाकी क्या बचा, बाकी वही कुछ भी हो सकता है, लाइक अदर फैक्टर्स वगैरह, कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह कैसा वो हो सकता है। तो इस समय एक बात समझ में आती है कि अगर किसी का भी कोरिलेशन 1 आ जाता है ना, 1 आ जाता है, इट मीन्स लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि चलो फॉर एग्जांपल मान लो बस कि स्टडी आवर्स एंड मेरे मार्क्स का 1 आ गया कोरिलेशन, तो इट मीन्स खाली स्टडी आवर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, मतलब 100% हो गया। तो इट मीन्स खाली स्टडी आवर्स ही रिस्पॉन्सिबल है मेरे मार्क्स के लिए, एंड नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, ना मेरा फोकस, ना मेरे रिसोर्सेज, कुछ भी नहीं, बस स्टडी आवर्स, है ना। ऑल ऐसा कभी होता नहीं है, बट एग्जाम्पल बता दिया मैंने तुमको कि कोरिलेशन 1 आना कितनी बड़ी बात है, बेसिकली कितनी बड़ी बात है। एंड इसी से एक और बात मैं निकलवा लेता हूँ, विच इज़ कि वेन वी आर फाइंडिंग कोरिलेशन ना, तो हमको लाइक राउंड ऑफ वगैरह बहुत क्लियरली सोच समझ के ही करना चाहिए। एंड इफ़ यू आस्क मी, हमको ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट हम पॉइंट के बाद से एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ तक ले लें डिसेंटली। अगर लेट से तुम देखते हो 4th वाली वैल्यू बहुत बड़ी है तो वो भी ले सकते हो, बट जब भी कोई पॉइंट वगैरह का कुछ आए निकालते समय कोरिलेशन, तो एटलीस्ट हमें डिसेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना चाहिए उस वैल्यू को। बिकॉज ये छोटी सी भी अड़बड़ गड़बड़ से ना, लाइक कोरिलेशन कुछ भी हो सकता है। लेट से मेरा 1 आने वाला था एंड गलती से मेरा कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ हो गई एंड मेरा आ गया 0.999, 1 नहीं आया मेरा, तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। तुम कहोगे यार फ़र्क क्या है, कुछ फ़र्क नहीं है, 0.99 एंड 1 में थोड़ा सी फ़र्क है। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है इसमें, इसका करो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। तो इसलिए हल्का हमें ध्यान रखना है पॉइंट्स वगैरह डेसिमल वगैरह लेते समय जब हम निकालते हैं कोरिलेशन वगैरह। तो ठीक है, डिटर्मिनेशन देख लिया। हाँ, कितना एक्सप्लेन नहीं करा, वो सिंपली 1 से माइनस कर दो, कितना एक्सप्लेन नहीं करा, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ देखो, ये हमारे सिलेबस में प्रोबेबल एरर, यहाँ पे मॉडल्स लगाना भूल गए यार ये लोग, बेवकूफ़ लोग हैं यार। वेट लिटिल, मतलब इंसान को अगर खुद से ना पता हो ना, चैट जब भरोसा नहीं कर सकता इंसान। देखो चेक करने के लिए ये है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला आर में ना मॉडुलस लगता है। ठीक है, मॉडुलस क्यों लगता है, अगर मान लो नेगेटिव आ गया तो तब भी मॉडुलस लगता है कि पॉजिटिव हो जाए, ताकि हम तब कंपेयर कर पाएँ। कैसे कंपेयर करना है, हमारा फॉर्मूला ये है, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, 0.6745 इंटू ये आर मतलब हमारा वही कोरिलेशन, एन मतलब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो नॉर्मल हमारा एन होता है। अगर इससे जो हमारा पी आया, बेसिकली जो आया प्रोबेबल एरर, उसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो इससे छोटा रहता है, इट मीन्स कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, छोटा रहा तो सिग्निफिकेंट है, मतलब कोरिलेशन ज़्यादा है। अगर कोरिलेशन इससे ज़्यादा हुआ, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोबेबल एरर को इससे ज़्यादा हुआ बेसिकली, तो इट मीन्स कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, मॉडुलस सर, मॉडुलस लगाना बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, बिकॉज उनको फॉर्मूला बच्चे नॉर्मली पूछते हैं एआई से, एंड एआई घोचू ही आंसर करता है, मॉडल्स लगाता नहीं है। मॉडल्स लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एंड लेस देन अगर छोटा हुआ 6p से इसलिए तो मीन्स इनसिग्निफिकेंट। यू कैन सिंपली दैट कोरिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, बट थोड़ा लगता है ना फॉर्मल देखने में अच्छा लगता है कि देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज टेकन टू बी इनसिग्निफिकेंट।
थोड़ा सा लगता है अंग्रेजों वाली भाषा लगती है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और कोरिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, बट आई विल सजेस्ट लिखना पूरा, सो दैट थोड़ा लाइक टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। बट ऐसा कुछ नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, बट जस्ट फॉर इंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेना मॉडुलस पी। नाउ स्टैंडर्ड एरर, सिंपल वही फॉर्मूला है, जैसे लाइक सिंपल वही फॉर्मूला है जो हमारे पास था, पी का जो फॉर्मूला था बेसिकली, प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला था बेसिकली वही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे 0.6745 लगता नहीं है, बस सिंपल है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, तो सिंपल आएगा, जस्ट पूछ लेगा तुमसे बताओ कितना एरर है और कितना स्टैंडर्ड एरर है, बस इतना ऐसे करे तो मुझसे पूछ लेगा। सिंपल तुम ये फॉर्मूला लगा देना, इसमें कुछ तुम्हें चेक करने को नहीं कहेगा कि चेक करो सिग्निफिकेंस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं कहेगा एरर के फॉर्मूला में। सिग्निफिकेंस चेक सिर्फ उसमें सिग्निफिकेंस चेक सिर्फ कहेगा वो इन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबल एरर, ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंस चेक करेगा। सो नाउ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, देखो इसका फॉर्मूला देख लो बस, लाइक इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मुझे लगता है इस बार तो आएगा ज़रूर, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला तो वैसे नॉर्मल फॉर्मूला है, अगर ये आता है ना, अगर ये आया तो लाइक पक्का रैंक रिपीट होगी एंड रैंक रिपीट हुई तो ये फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाता है बेसिकली। तो सिंपल तुम वाला फॉर्मूला देखो रैंक रिपीट वाला, ठीक है। इसमें देखो टी का क्या मतलब है, यहाँ पे कभी कभी एम लिखते हैं, कभी टी लिखते हैं, यहाँ पे टी लिख दिया 20 बार, कभी कभी एम भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे टी लिख दिया बट कभी कभी एम भी लिख देते हैं बेसिकली। सो मतलब सबका सेम है, लिखो कुछ भी। देखो गलती ये मत करना, गलती क्या नहीं करनी है, सुनो गलती क्या नहीं करनी है, तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। गलती होनी जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, रैंक रिपीट का मैं ये वाला क्वेश्चन, अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ रैंक वाला क्वेश्चन। ये देखो ये स्पीयर में रैंक का क्वेश्चन है, इसमें 2 डेटा से ऐसे ही सेम आएगा, ठीक है, आया तो ऐसे आएगा सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं होगा, बस डेटा हल्का फुल्का अलग होगा बट दिखेगा क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है, या तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा लिख जाए और स्टेटस लिख देंगे बस। इन दोनों से हट के बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता अगर ये आए तो, और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं बेसिकली, बहुत हाई क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो देखो कैसा आएगा क्वेश्चन, देखो एक्स में देखो 3-4 रिपीट हो रहा है ना, 16 यहाँ पे भी 16 दिख रहा है, यहाँ पे भी 16 दिख रहा है, यहाँ पे भी 16 दिख रहा है, तो यहाँ पे 16 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रैंक देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक देता हूँ तो सुनना ध्यान से, मैं लाइक 65 को 1 रैंक दूंगा, 65 को 1 रैंक दिया, 57 को मैंने 2 रैंक दिया, ठीक है। एंड देन मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा अच्छा इसको 3 रैंक दूंगा 48 को, एंड देन किसको दूंगा, एंड देन 40 को दूंगा 4 रैंक, देन मैं दूंगा 33 को 5th रैंक, ठीक है। देन आई विल गो टूवर्ड्स द 24, इसको दूंगा 6th रैंक। इसको देने के बाद अब मैंने देखा यार अब तो 16 बचा है, इसको 7 दूंगा, फिर यार ये 16 झड़ गएगा कि यार तुमने इसको 7 दिया और इसको 8 दूंगा अगर मैं, तो झगड़ा नहीं कर लेगा क्या, मेरे भी 16 है उसके भी 16 है तो उसको ज़्यादा कैसे मुझसे मान ले तुमने। तो अब इनमें आपस में लड़ाई हो गई कि यार अगर मैं अब रैंक देता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करके कि चल ठीक है तू 7 ले ले, तू 8 ले ले, तू 9 ले ले, तो अब झगड़ा होगा कि यार नहीं यार हम तो तीनों बराबर ही हैं, तो हमें रैंक में इतनी दुश्मनी कैसे हो सकती है, झगड़ा हो जाएगा बेसिकली कि नहीं नहीं हमको ये तो रैंक बराबर दो। अगर अब मैंने सबको 7 दे दिया कि ले तू भी 7 रख, तू भी 7 रख, तू भी 7 रख, है ना, तो यार कह सकते हैं कि नहीं यार कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अगर सबको मैंने 7 दे दिया तो इट्स नॉट लुकिंग काइंड ऑफ लुकिंग अनफेयर कि 7 तुमने कैसे दे दिया, कौन व्हाट बेसिस, तो इसका कोई बेसिस नहीं रहा। तो लाइक अब ना ये जिनके भी जिनके भी नंबर आएंगे 16 वो काइंड ऑफ एक डिमांड करेंगे बेसिस का, है ना, कि क्या बेसिस है। तो अब ताकि ना लाइक कुछ भी रैंडमली नहीं दे सकते इनको रैंक, कोई एक बेसिस चाहिए। तो क्या बेसिस लिया हमने, कितनी रैंक खा रहे हैं ये लोग, एक तो 7 रैंक खा रहे हैं, एक 8वीं रैंक खा रहे हैं, एक ये 9 रैंक खा रहे हैं, 3 रैंक खा रहे हैं ये लोग बेसिकली, 7 8 9 3 रैंक खा रहे हैं, है ना। तो 7 लिखा यहाँ पे मैंने, 8 लिखा, 9 लिखा, ठीक है, इनको प्लस कर दिया एंड डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी प्लस होते हैं तो उसका बीच वाला नंबर ही आता है आंसर, एंड लाइक और 3 से, और बेसिकली जब भी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का लाइक एवरेज करते हैं तो उसका बीच वाला नंबर ही आंसर आता है, तो 8 आया। तो अब इसका एक बेसिस है, हाँ देखो तीनों का एवरेज कर दिया हमने, तो अब तीनों को 8 दे सकते हैं हम, तू भी 8 ले ले, तू भी 8 ले ले, तू भी 8 ले ले, ठीक है। अब भाई 9 की पारी, अब 9 को क्या रैंक दें, अब क्या 9 को 9 रैंक दे देंगे क्या, उसको 9 लिख देंगे कि 8 के बाद 9 गिनती नहीं, क्योंकि 3 रैंक तो एक ऑलरेडी खा चुके हैं ना, 7 भी खा चुके हैं, 8 भी खा चुके हैं एंड 9 भी खा चुके हैं। तो अब जो 9 को रैंक दूंगा ना मैं, तो इसके बाद क्या रैंक दूंगा, विच इज़ 10, ठीक है, 10 रैंक दूंगा 10। हो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि रैंक रिपीट का क्या ट्रीटमेंट करना है।
बेसिकली देखो 3 बार रिपीट हुआ, तो 7 से लेके 8 9 3 तक 7 8 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, उनका एवरेज कर दिया तो 8 आया, तो 8 मैंने तीनों दे दिया। बट जब उससे छोटा नंबर जो भी होगा ना, तो उसको मैं लाइक 8 के बाद नहीं दूंगा, जितनी रैंक वो खा चुका है उसके बाद दूंगा। तो 9 तक रैंक खा चुका था, 16 16 16, 9 तक रैंक खा चुके थे, तो उसके बाद 10 आएगा, तो इसमें 10 दिया 9 को, ठीक है, 9 को 10 रैंक दिया मैंने, 10। ऐसे इसका देखते हैं एक बार नीचे वाले का भी। 24 को 1 दिया, 20 को 2 दिया, एंड देन 19 को 3 दिया, देन 13 को मैं देने गया 4, तो मैंने देखा 13 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सिंपल कुछ नहीं किया, 4 एंड 5 2 रैंक खाई ना 13 ने, 4 एंड 5 2 रैंक खा गया है, तो वैसे प्लस किया 4 और 5 को, और एवरेज करने के लिए इस बार 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना, होप में एवरेज करना आता हो, तो आंसर आएगा 4.5। तो इसको भी 4.5 दे दिया, एंड इसको भी 4.5 दे दिया, ठीक है। इससे अब ना लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दोनों तेरह तेरह सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ भाई हम दोनों को बराबर ही ट्रीट किया गया है, ठीक है। आई गेस मैंने 15 मिस कर दिया, 15 मिस मुझसे आई गेस हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ इसको 4 दिया अगर मैंने, तो यहाँ पे 5 6 हो जाएगा बस, तो यहाँ पे रैंक 5.5 हो जाएगी बेसिकली। बेसिकली तुम जान दो कॉन्सेप्ट है, बस तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस वही बहुत है। अब देखो 13 के बाद मुझे रैंक देना 9 को, तो मैं 9 को क्या, अब 9 को क्या रैंक दूंगा, 5 6 ये खा गए, तो 9 को रैंक दूंगा मैं 7, ठीक है। देन इसको मैं दूंगा 8, देन इसको दूंगा, अच्छा देखो अब 6 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 8 और 9 2 रैंक ही खा गया, 8 और 9 खा गया ये, तो 8 + 9 करा मैंने, एंड 2 से डिवाइड किया, तो मेरा आएगा 8.5, तो 8.5 दोनों को दे दूंगा मैं रैंक, ठीक है। एंड अब 4 को क्या दूंगा, 4 को मैं दूंगा कि 9 तक खा चुका था, तो 9 के बाद थी रैंक 10 रैंक दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आया कैसे रैंक देना है, नहीं आया होगा ना तो आ जाएगा आगे चल के, टेंशन मत लो, जब हम डिटेल में तो आ जाएगा समझ में, अभी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो तुमको आ ही जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि रैंक रिपीट होगी तो क्या करना है, ठीक है। अब तुम कहोगे यार बस इतना सी करना था, अब रैंक दे दिया हमने, तो हम सिंपल डी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है हमारा, लाइक सीरीज़ 1 विच इज़ एक्स का मीन, लाइक सीरीज़ 1 एक्स की रैंक माइनस वाई की रैंक, तो इससे हमारा डी निकल जाएगा विच इज़ रैंक 1 माइनस रैंक 2, तो डी निकल गया तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो फिर क्या फ़र्क हुआ नॉर्मल और रिपीटेड रैंक के केस में, देखो ये फ़र्क है कि जितनी बार भी जो हमारी रैंक रिपीट होती है ना, वही मैं समझा रहा था कि लेट्स से मैं 16 रिपीट हुआ 3 बार, ठीक है, मेरा 16 3 बार रिपीट हुआ, तो 16 नहीं लिखना है 3 की जगह पे, ठीक है, 16 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि कोई भी नंबर कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हुई, तो यहाँ पे 3 बार रिपीट हुई, तो एक बार 3 बार से करना, तो टी या 3 लेना, तो आएगा तुम्हारा 2। मुझे पता है अगर कोई भी रैंक 3 बार रिपीट होती है तो इसको करेक्टिंग फैक्टर बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं करेक्टिंग फैक्टर, जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको ना, टी³ - टी डिवाइड बाई 12, इसको करेक्टिंग फैक्टर बोलते हैं। तो अगर कोई रैंक 3 बार रिपीट होती है तो 2 आता है, ठीक है, मुझे पता है 2 आता है, तुम कर लेना सॉल्व पुट करके वैल्यू। अरे सिंपल यार, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 - 3 क्या होता है 24, 24 डिवाइड बाई 12 क्या होता है 2, तो 2 आ गया, ठीक है। एंड अगर कोई भी रैंक रिपीट होती है 2 बार तो उसका आता है 0.5, ठीक है। तो जितनी बार रैंक रिपीट हुई ना, जितनी बार रैंक रिपीट हुई हमें उतनी बार ही करना होता है। तो यहाँ पे कितनी बार रैंक रिपीट हुई है, लाइक कितनी बार डिफरेंट नंबर्स रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे एक बार 16 रिपीट हुआ है तो एक बार हमें करना पड़ेगा, एंड एक बार 13 रिपीट हुआ है तो हमें 2 बार करना पड़ेगा, एंड एक बार 6 भी रिपीट हुआ है मतलब 3 बार करना पड़ेगा हमको, ये 3 बार करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं 16 के लिए, पहले करते हैं 16 के लिए, 16 कितनी बार रिपीट हुआ है 3 बार, है ना, तो एक बार टिक जा 3 लोगे तुम, तो उससे 2 आएगा, 2 को साइड में कर लो, ठीक है, 2 को मैंने साइड में कर लिया, साइड में 2 कर लिया। एंड अब मैं करता हूँ 13 के लिए, 13 के लिए मैंने क्या, 13 कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार, ठीक है, 13 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट होने में क्या आएगा, टी की जगह 2 पुट करो तो आएगा 0.5, तो 0.5 भी साइड में कर लो। एक बार रिपीट हुआ है मेरा, क्या रिपीट हुआ है भूल गया मैं यार, 6 रिपीट हुआ है, एक बार 6 रिपीट हुआ है, ठीक है, 6 रिपीट हुआ है, कितनी बार 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट होने पे क्या आएगा 0.5, उसको भी साइड में कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 2 0.5 साइड में कर लिया, इन दोनों प्लस कर दो, ठीक है, इन दोनों प्लस कर दे, क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब बस जो 3 आया ना मेरा, जो 3 आया है सब प्लस करने के बाद इसको ना आई विल सजेस्ट कि साइड में ही करना, रफ वर्क में ही करना,
बस दिखा रफ वर्क, ऑल दो रफ वर्क नहीं है बट इसको हल्का साइड में करना, ठीक है। मेन आंसर है मत करना, इसको हल्का साइड में करना। जैसे मैंने करा ना 16 के लिए 3 लिखा, उसका पुट का अलग से किया, 13 के लिए अलग किया, 6 के लिए अलग किया। मैक्सिमम चांसेस आर कि रैंक 2 बार या 3 बार रिपीट होगी, 4 बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो बस जो 3 आया ना मेरा 6 की देखो होल ब्रैकेट है, ये होल ब्रैकेट, इसकी जगह पे समीशन टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाई 12 की जगह पे वो 3 लिख देना, बस वो 3 लिख देना एंड देन नॉर्मली फॉर पूरा सॉल्व कर देना, ठीक है। डी तो मालूम पड़ेगा डी क्या होता है, एन तो पहले से ही पता था, 6 पता ही है ना। डिवाइड बाय जो है ना ये 1 से बाहर है, 1 कम्प्लीटली अलग थिंग है एक, एंड इसका भी आंसर 1 से माइनस लाइक +1 से -1 के बीच में आना चाहिए। हो तुम्हें रैंक समझ में आ गया होगा। एंड नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होती है। देखो 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। दे आर 2 थिंग्स, एक हमारा होता है वाई ऑन एक्स, एक होता है हमारा एक्स ऑन वाई, ठीक है। एक्स ऑन वाई होता है, दे आर 2 थिंग्स बेसिकली, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। वेन एवर द क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल कहा है कि निकालो रिग्रेशन इक्वेशन, तो हमको दोनों करना पड़ेगा एंड मोस्टली चांसेस आर कि हमसे दोनों ही निकलवाए, ठीक है। क्वेश्चन ऑलवेज साइलेंट ही रहता है, बस कहता है निकाल दो इक्वेशन, तो हमें 2 निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर हमको एक्स ऑन वाई वाई ऑन बेसिस पहले देखते हैं वाई ऑन एक्स, अगर हमको वाई ऑन एक्स निकालना है, अगर हमको इक्वेशन निकालनी है वाई ऑन एक्स की, तो वो इक्वेशन ऐसे ये बनती है, इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, बी इंटू एक्स बेसिकली। ये तो वाई ऑन एक्स की हो गई। एंड क्योंकि देखो यहाँ वाई पहले आ रहा था, यहाँ वाई पहले आया, एंड यहाँ पे ये एक्स ऑन वाई की है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब देखो तुम कह सकते हो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, तो सेम टू सेम नहीं, ये और ये भी अलग अलग है, तो इसको मैं A1 नाम देता हूँ, A1 B1 एंड इसको A2 B2 कर देता हूँ, A2 B2, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। A1 A ये अलग अलग होता है हमेशा। A को हम कहते हैं इंटरसेप्ट, B को हम कहते हैं स्लोप B, और रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं कभी बार इसको, एंड इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। B को स्लोप भी कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, एंड रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में होगा तो इसको कहेंगे लाइक स्लोप ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, एंड चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई ऑन एक्स, एंड सिमिलरली एक्स ऑन वाई एक्स ऑन वाई एक्स ऑन वाई। समझ गए। तो बी के 3 नाम है, याद रखना, 3 मेन इंपॉर्टेंट नाम है बी के, स्लोप, चेंज, रेट ऑफ चेंज एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। डी का तुम्हारा सिंपल इंटरसेप्ट ही नाम है। एक और नाम आता है बट वो मैं डिस्कस करूँगा लाइक टाइम सीरीज़ में, ठीक है, अभी नहीं, वो टाइम सीरीज़ में काम आएगा। तो अगर मुझे बनानी हो इक्वेशन किसकी, मुझे बनानी हो इक्वेशन वाई ऑन एक्स की, तो आई विल यूज़ दिस वाई माइनस वाई का मीन इंटू बी वाई एक्स देख लेना फॉर्मूला इसका, बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलरली मैच करता है कोरिलेशन फॉर्मूला से, तुमको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एक्स माइनस एक्स का मीन, तो इससे मेरा बन जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइक वाई ऑन एक्स, एंड एक्स ऑन वाई में सिंपल है, जहाँ जहाँ मैंने पहले वाई लिखा था वहाँ वाई एक्स लिख दो, एंड जहाँ जहाँ पहले एक्स का मीन लिखा था वहाँ वाई का मीन लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है वाई ऑन लाइक एक्स ऑन वाई की, ठीक है। अब बी वाई एक्स कैसे निकालोगे, देखो बी वाई एक्स 3 फार्मूलाज है, एक तो ऐसे निकाल लो, एंड इसी को शॉर्ट करके ये लिख दिया बस, ठीक है। बेसिकली एक्स माइनस एक्स मीन की जगह पे ये लिख दिया है, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस। एक तो ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे फिर उन्होंने एक फॉर्मूला मिस कर दिया यार, फिर उन्होंने एक फॉर्मूला खा गए। देखो एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, किसका है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है बी एक्स वाई का, ठीक है। अब देखो बी एक्स, ये मत देखो, ये तो ये नॉर्मली नहीं आता, ये फॉर्मूला नॉर्मली नहीं आता, मेन फॉर्मूला नॉर्मली नहीं आता, नॉर्मली फॉर्मूला आता है ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला बेसिकली, विच इज़ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू सेम फॉर्मूला है लाइक जैसे हमने पढ़ा था कोरिलेशन में, वही नीचे अंडर रूट नहीं है। एंड अगर हमें एक्स वाई निकालना है, अगर मैं बी एक्स ऑन वाई का निकालना है, ठीक है, एक्स ऑन वाई का, तो नीचे से बस मैं एक्स वाला हिस्सा खा जाऊंगा बेसिकली, एंड सिर्फ वाई का रहने दूंगा, एंड अंडर रूट भी खा जाऊंगा। तो सेम फॉर्मूला है कोरिलेशन वाला, बस अंडर रूट खा गया हूँ मैं, एंड एक्स का हिस्सा खा गया हूँ। एक्स क्यों खा गया, बिकॉज हमें निकालना है एक्स ऑन वाई का, एंड हमें निकालना हो वाई ऑन एक्स का, तो वाई का हिस्सा खा जाऊँगा, जैसे यहाँ पे करा होगा ये रहा बी वाई एक्स। तो सेम देखो यहाँ पे वाई का हिस्सा खा गया बेसिकली, बाकी कंप्लीट फॉर्मूला सेम, एंड तुम देख लिया, बस 2 फॉर्मूलाज मेन है, तो ये वाला एक ये वाला, तो उसमें समझ में आ रहा हो कैसे निकालना है हमें बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। सेम टू सेम जैसे कोरिलेशन निकालते हैं ना वैसे ही, बस थोड़ा सा उससे आसानी है।
कभी कभी हमको लाइक एक्स की वैल्यू दे देते हैं, वाई की वैल्यू दे देते हैं, एंड हमसे कहते हैं कि निकालो लाइक कोफिशिएंट्स वगैरह निकालो तुम इनकी वैल्यूज यूज़ करके। तो अपना थोड़ा माइंड ओपन रखना, थिंकिंग क्रिएटिव रखना अपनी, समझ गए? तभी तुम इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम्स। तो हमने बेसिकली देख लिया कोफिशिएंट कैसे, लाइक स्लोप तो देख लिया, स्लोप कैसे निकालना, स्लोप भी कहते हैं इसको ही, कोफिशिएंट भी इसको कहते हैं। तुमने यहाँ तक देख लिया बेसिकली। अब देख लो रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप भी होती है हमारी बेसिकली, ठीक है। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब तुम कहोगे प्लस या माइनस, देखो आर तो एक ही हो सकता है एक टाइम पर आर तो सिर्फ एक ही हो सकता है, तो प्लस होगा तो माइनस होगा, दोनों तो हो नहीं सकता आर, सिंपल सी बात है। तुम सोचोगे क्या लगाएं, प्लस या लगाएं या माइनस लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। तो देखो हमारा जो ये है कोफिशिएंट, ये जो हमारा बी है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, इनका भी साइन सेम टू सेम वही रहता है जो हमारा रहता है कोरिलेशन साइन। तो अगर दोनों माइनस में हुए तो यहाँ पे माइनस चुनना आर की जगह, लाइक आर में माइनस लगा देना, एंड अगर दोनों प्लस के हुए तो आर को प्लस कर लेना बेसिकली, ठीक है। तो इट्स डिपेंड, अगर ये दोनों बीटा लाइक ये दोनों कोफिशिएंट्स हमारे माइनस में हुए तो आर को माइनस कर लेना, अगर हमारे प्लस के हुए तो आर को प्लस कर लेना बेसिकली। और यू कैन सिंपली ये ध्यान, ये तो ऊपर छोड़ दो तुम, ऊपर इतनी काम नहीं आएगी, नीचे वाला ध्यान रखो। कोरिलेशन इज इक्वल टू अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एंड साइन कैसे चुनना है, साइन चुनना है जो साइन हमारा कोफिशिएंट का होगा, ठीक है। दोनों सेम ही साइन रहता है, तो प्लस का होगा तो प्लस का दोनों रहेंगे, तो माइनस का हो तो माइनस दोनों रहेंगे, ठीक है। दोनों साइन सेम टू सेम रहता है, तो जो साइन इनका होगा वही साइन कोरिलेशन में लगा देना, बेस समझ गए। ये हमारी एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है, वाई ऑन एक्स की बेसिकली, ये हमारी एक्स ऑन वाई की है। इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला देख लो एक बार, स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट, ये फॉर्मूला आ सकता है पेपर में, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लो। देखो जो हमने पहले बात की ना एरर की, वो हमने बात करी कोरिलेशन वाला एरर की बेसिकली, समझ गए। एंड यहाँ पे एस्टीमेट की बात हो रही है। वेन एवर दे आस्क फॉर एस्टीमेट, तो सिंपल देखो ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखो ये बात हो रही है वाई ऑन एक्स की, जब वाई ऑन एक्स की बात हो रही है सिंपल हम यहाँ पे डेविएशन ऑफ वाई लेंगे, एंड ब्रैकेट में सब कुछ सेम रहेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे एक्स ऑन वाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे डेविएशन ऑफ एक्स लेंगे, एंड ब्रैकेट में सब कुछ सेम, लाइक अंडर रूट में, ब्रैकेट में नहीं अंडर रूट में सब कुछ सेम रहेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। रिलेशनशिप इसकी इतनी नीड नहीं है, यू कैन स्किप दिस वन, ठीक है। आने उसमें तो बता ही दिया मैंने। एंड नो लाइक अगर फ्रीक्वेंसी हो तो देखो सिंपल है कि सब लाइक हर एक में एफ लग गया, यहाँ पे भी एफ जुड़ गया, यहाँ पे भी एफ जुड़ गया, यहाँ पे भी एफ जुड़ गया, यहाँ भी एफ जुड़ गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑल दो वेरी लेस चांसेस फ्रीक्वेंसी वगैरह आएगा, बहुत लेस चांसेस, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है फिर इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, तो फ्रीक्वेंसी वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस हैं। प्रॉपर्टीज़ वगैरह इतना नहीं पूछेंगे, हाँ इतना ही था बस हमारा बेसिक जो मुझे बताना था। एंड नाउ लेट्स सी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो पहले हमारा वही डेटा गिवन होता है, कोफिशिएंट निकालो, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो मैंने कहा था बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, सिंपल है, फॉर्म टू रिग्रेशन लाइंस, वही जो लाइन बनाना सिखाया था तुमको। एस्टिमेट वैल्यूज़ तुम्हें आगे मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था, आई फॉरगॉट। वही यार, अगर मुझे एक्स निकालने होगा तो मैं एक्स ऑन वाई की इक्वेशन यूज़ करूँगा, एंड वाई निकालने होगा तो मैं यूज़ करूँगा वाई ऑन एक्स की इक्वेशन, ठीक है। अगर एक्स निकालना है तो एक्स ऑन वाई यूज़ करूँगा, एंड अगर वाई निकालना है तो वाई ऑन एक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। होप सो इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो जस्ट इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊँ वैसे क्वेश्चन तुम्हें आने ही चाहिए बेसिकली, बिकॉज दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एंड देयर आर चांसेस कि डायरेक्टली ही उठ के आ जाए वैसा क्वेश्चन विदाउट इवन सिंगल चेंज। हल्का फुल्का चेंज होता है बेसिकली जस्ट वैल्यूज़ के अंदर। वे 7th वन, हाँ देखो ये रहा ना 7th क्वेश्चन हमारा, ये रहा। एक क्वेश्चन मैंने कहा, अगर एक क्वेश्चन मैंने कह दिया ना, अगर एक क्वेश्चन मैंने कह दिया है तो ऑटोमेटिकली कोफिशिएंट तो खुद ही निकालने ही पड़ेंगे हमको, सिंपल सी बात है। अभी तो नहीं इक्वेशन, तो दोनों एक ही बात है, कोफिशिएंट निकालो इक्वेशन बनाओ एक ही बात है, क्योंकि इक्वेशन बनाना तो बेसिकली निकालना ही पड़ेगा कोफिशिएंट, तो बहुत चालाक है ये भी। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, कोरिलेशन निकालना है, इन द मोस्ट लाइकली मार्क्स स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स अब इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम किसको क्या मानते हैं। चलो मैं मैथ्स वाले को एक्स मान लेता हूँ एंड स्टैट्स वाले को वाई मान लेता हूँ, बिकॉज हेयर वी कांट क्लियरली एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम,
बिकॉज देर इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो किसी को एक्स वाई मान लो, तो इनको एक्स माना, इसको वाई माना, तो लेट्स सी इट्स आंसर वेयर इट इज़। तो देखो हमारा 7th का आंसर है बेसिकली। मैंने सिंपल मैथ्स का लिखा यहाँ पे, स्टैट्स का यहाँ पे लिखा, एंड मैंने सिंपल अपना कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, अच्छा मैंने यहाँ पे अपना लाइक ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा ना कोफिशिएंट निकाला, तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं चाहता तो मैं ये भी यूज़ कर सकता था, कहाँ चला गया, देखो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का एंड कोरिलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे मैं बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स निकाल पाऊँ। बट अगर मैं चाहता तो मैं ये भी यूज़ कर सकता था, ये वाला भी यूज़ कर सकता था, बट मैंने ये वाला यूज़ क्यों किया, है ना। तुम्हें डाउट पूछना चाहिए कि सर आपने सर नहीं, सर अच्छा नहीं लगता बोलने में, कि ये वाला यूज़ क्यों किया, है ना, ये वाला यूज़ क्यों नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया ना, मैंने सोचा कि अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ तो मैं ईजिली ही उसका यूज़ करके वो निकाल सकता हूँ, बेसिकली कोरिलेशन निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा ऐसा, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया पहले, ताकि मैं बस सिंपल कोवेरिएंस निकाल के डिवाइड कर दूँ, जिससे मेरा कोरिलेशन भी आ जाए ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखो अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ तो मेरे एक स्टेप बच जाएगा, जिससे मुझे पहले कोरिलेशन निकालने को पड़ जाएगा। सो बस मैंने ऐसा इसलिए किया ना, ताकि मुझे फर्दर, देखो इसने ऐसा भी कहा था कि निकालो कोरिलेशन भी, क्वेश्चन ने फर्दर ऐसा भी कहा था, कहाँ गया क्वेश्चन, इसने कहा था कोरिलेशन निकालना है। तो मैंने सोचा, बस सिंपल मैंने सोचा कि अगर इस ऐसे यूज़ करूँगा, अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ तो कोरिलेशन मेरी हेल्प कर देगा, कोरिलेशन पहले निकाल लूँगा मैं अगर, तो कोरिलेशन से मेरी ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी निकालने में कोफिशिएंट वगैरह, बिकॉज फॉर्मूला कोरिलेशन यूज़ होता ही होता है। एंड कोरिलेशन निकालने के लिए मैंने डेविएशन निकाल लिया पहले, जिससे ओवरऑल मेरी एक हेल्प हो गई। अगर उस क्वेश्चन में लेकिन मुझे इस क्वेश्चन मुझसे अगर कोरिलेशन नहीं मांगता, इस क्वेश्चन में अगर मुझसे कोरिलेशन नहीं पूछता ना, तो मैं ये वाला यूज़ करता फॉर्मूला, ऊपर वाला यूज़ करता। बट मुझसे कोरिलेशन मांगा आगे चल के, तो मैंने सोचा कि यार बाद में निकालने से अच्छा पहले निकाल लो, कोएफिशिएंट्स में भी हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने बस वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। नहीं आया समझ तब भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, बस देख लो मैंने कौन सा कैसे यूज़ किया। मैंने सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला पहले, है ना, ये तो मैं तुम्हें सिखाई चूँ कैसे निकालना होता है। बेसिकली मैंने यहाँ पे लेट नहीं किया एक्स वाई, यहाँ पे मैंने एम ही लिख दिया, मैं से एम लिख दिया एंड साइड एस लिख दिया। तो एक्स मान लो, इसको एक्स माइनस एक्स का मीन स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट में टोटल। तो डेविएशन ऑफ मैथ्स का इतना आ गया, स्टैट्स का इतना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बस निकल गया बेसिकली। अब मैं निकाल लिया कोवेरिएंस, सिग्मा एम माइनस एम का मीन ब्रैकेट में एक्स माइनस स्टैट्स माइनस स्टैट्स का मीन डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय एन करके। अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे करा, पहले मैंने m माइनस एम का मीन निकाला, s माइनस एस का मीन निकाला, देन इन दोनों को इंटू करा, देखो इंटू करा इसको और इसका एंड इसका इंटू करा मैंने यहाँ पर ये, ठीक है, एंड देन मैंने सबका सम करा, देन मैंने इसका समीशन यहाँ पे लिखा -93, समझ गए, देन डिवाइड किया तो मेरा है -9.3। तो इसका यूज़ करके कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ m इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ s करके मैंने निकाल लिया कोरिलेशन, जो कि है मेरा -0.394, जो कि ऐसे ही आना था कुछ, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड ना, दे आर नॉट रिलेटेड, तो ऐसे कुछ आना था अनसेंट सा। तो एक आ गया हमारा कोरिलेशन। चेक भी करना है तुम्हें कि 1 से तो पार नहीं हो रहा, कि 1 से कभी ना बच्चों 1 से पार हो जाता है, तो चेक करना है गलती कहाँ हो गई। तो कोरिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, डेविएशन भी आ गया, कोरिलेशन भी आ गया, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट कोफिशिएंट्स। देखो सेकंड वाला मैंने पहले ही कर दिया, इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है, कि मैंने सेकंड वाला पहले ही कर दिया, बाद में मैंने वन किया बेसिकली। तो मैंने पहले एक्स और एम का निकाला, बेसिकली अगर मैंने एस को वाई माना था तो वाई वन एक्स का निकाला पहले, तो इसका बीटा कोफिशिएंट क्या होगा, एस ऊपर आएगा, बिकॉज एक्स और एम का स्टैंडर्ड एस ऊपर आया, डिवाइड बाय एम, कोरिलेशन इंटू करा तो इसका कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, इसका कोफिशिएंट। लेकिन यहाँ मैंने काइंड ऑफ एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करी हुई है, तुम इसे मत देखो, तुम यहाँ पे क्या करा वो मत देखो, तुम इतना समझ गए ना कि मैंने कैसे निकाला कोफिशिएंट्स। मैंने ये कैसे निकाला, बीटा कोफिशिएंट कैसे निकाला मैंने एक्स और एम का, ये देख लो तुमने, कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। तो बस इसका बी आ गया बेसिकली, इसका स्लोप आ गया, जो कि ये है, ठीक है। स्लोप आने के बाद तुम नीचे वाला भूल जाओ, ये स्लोप आ गया मेरे पास, ठीक है, स्लोप आ गया, तुम ये वाला मत देखो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तुम ये वाला छोड़ दो। स्लोप आने के बाद तुम कुछ मत करना, उस स्लोप को धरना और धर के यहाँ पे रख देना बेसिकली इक्वेशन, हाँ यहाँ रख देना,
वाई ऑन एक्स के लिए जो स्लोप है ना, ये स्लोप है, ये मीन है, ये मीन है, देखो एक्स का मीन वाई का मीन, बस मीन की जगह मीन रख देना एंड स्लोप की जगह पे स्लोप रख देना बस। ये लाइक अगर एक्स वन एम की निकाले तो ये यहाँ पे रख देना स्लोप, समझ रहे हो ना तुम। जैसे कि इक्वेशन थी मेरी एक्स वन एम की, तो मैं इक्वेशन जो बनाऊंगा मेरी एक्स वन एम वाली, तो मैं उसमें ये स्लोप रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो s माइनस एस का मीन बन जाएगा इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू देन m माइनस एम का मीन, बस इतना ही करना। देन इसको सॉल्व कर देना फर्दर, तो ऐसा कुछ बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। ऐसा करना, तुम ट्राई करना खुद से करने का। एंड m ऑन s में बेसिकली इसका कोफिशिएंट निकाल लिया मैंने m के ऊपर रख के, एंड इसको भी सिंपल यहाँ पे पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करी हुई है, मत देखो, तुम थोड़ी लेंदी अप्रोच है वो, ये अप्रोच तुम छोड़ दो, तो हम ट्राई करने में खुद से करने का। तुम्हारी ये क्वेश्चन बननी चाहिए, ये वाली ऐसी बननी चाहिए इक्वेशन, इसकी ऐसी बननी चाहिए एंड इसकी ऐसी बननी चाहिए इक्वेशन। लाइक आई थॉट मैं सही समझा नहीं पा रहा हूँ, देखो ये भी देख लो एक बार थोड़ा सा, ठीक है, दोबारा देख लो। देखो मैंने क्या किया, एस लिखा, एस डिस बिकॉज इक्वेशन किसकी थी, एक्स ऑन एम की थी, है ना, एस ऑन एम की थी, तो एस पहले आएगा, एस माइनस एस का मीन, है ना, ये तो था फॉर्मूला। देखो हो जा लोड, हो जा, हाँ देखो, अगर वाई ऑन एक्स निकाला तो वाई पहला था, वैसे वैसे वहाँ पे एस पहले आया, तो एस माइनस एस का मीन करा, वही करा है, देखो एस माइनस एस का मीन 38, मीन कहाँ से आया, मीन देखो यहाँ से आया, मीन निकाला ना यहाँ पे मैंने, वैसे मीन निकाल लेना, करा। एंड देन इज इक्वल टू में स्लोप लिख दिया, सिंपल स्लोप निकाला था, एम माइनस एम का मीन 32। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आएगा, आना चाहिए वाला। वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही इसमें ट्राई करना, स्लोप की जगह पे स्लोप डालना एक्स ऑन वाई, लाइक एम ऑन एक्स की स्लोप डालना विच इज़ ये रही, ठीक है। एंड एस यहाँ पे पहले आया था, अब क्योंकि यहाँ पे एम पहले है यहाँ पे इक्वेशन में, तो यहाँ पे एम पहले आएगा, एस यहाँ बाद में आएगा, तो ट्राई करना इक्वेशन ये वाली बननी चाहिए, ठीक है। सो इसका ये वाला पार्ट भी एंड होता है बेसिकली। पहला डिस्कस कर लिया हमने, एंड नाउ सेकंड वन, वी सी रैंक सेकंड विच इज़ पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स बेसिकली। अब देखो ये मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं हल्का फुल्का और देख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे PDF है मेरे पास, इससे तो मेन तुम्हारा होना चाहिए, ये 3-4 फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए। एंड देखो एक तो भी पहला फॉर्मूला एक्चुअल मीन का, दूसरा अज्यूम मीन का फॉर्मूला, है ना, एंड ये एक्चुअल मीन का फॉर्मूला ही ये चौथा वाला है, सेम टू सेम है, वेरिएंस सेम ही है, इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा एक्चुअल मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला और चौथा तो सेम ही है, देन अज्यूम मीन का फॉर्मूला सेकंड वाला, एंड थर्ड वाला बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, है ना। इसका हिंट है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो निकालो प्रोडक्ट मूवमेंट से, तो इसका निकालना बेसिकली, इसमें सिंपल होता है बेसिकली, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको, ही शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मीन निकालना नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला देखो समझ में आना चाहिए क्या क्या मैंने करा हुआ बेसिकली, बस फॉर्मूला समझ गए ना एक बार, तो क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सिंपल यही आएगा, एक्स एंड वाई दिया होगा तुमको, एंड तुमसे कहेगा निकालो कोरिलेशन, मोस्टली चांसेस है कि वो तुमसे मेथड ना कहे, तो यू कैन अप्लाई एनी मेथड बाय योर चॉइस, ठीक है। अगर मीन हमारा नॉर्मल है, जैसे 5 आया मीन हमारा, 10 आया हमारा मीन, तो इट्स ईजी, हम कोई सा भी लगा सकते हैं मेथड, कोई सा भी जो हम चाहें वो लगा सकते हैं। बट अगर हमारा मीन, देख ले मैंने कैसे किया है, ठीक है, इसके ऊपर ऑब्जर्व कर लेना कि हाँ मैंने ये वैल्यूज़ क्यों निकाली, ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, बिकॉज फॉर्मूला में मुझसे मांग रहा था इसका इंटू 2, तो मुझे निकालना पड़ा इसका इंटू, तो मैंने अब इसका सम किया, जो मांगा मैंने उसको वहाँ दिया। वैसे ही देखो ये अज्यूम मीन का है, इसको ना थोड़ा सा मुझे क्लियर अप करने दो, ठीक है। यहाँ जब मैंने मीन निकाल रहा था तो मैं दिखा कि मेरा मीन तो पॉइंट में आएगा दोनों, तो अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो स्टिल आई कैन अप्लाई एनी फॉर्मूला ऑफ माई चॉइस, बट इट्स बेटर टू अप्लाई अज्यूम मीन फॉर्मूला, बिकॉज हमारा मीन पॉइंट में आ रहा है, तो इट विल लीड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, जिससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स सजेस्टेड कि हमें, देखो एग्जामिनर भी चाहता है हमसे, एग्जामिनर ऑल्सो वांट्स कि हम अज्यूम मीन फॉर्मूला ही लगाएं, अगर हमारा आया डेसिमल में, तो एग्जामिनर भी चाहता है हमसे कि हम एक्चुअल मीन का ही फॉर्मूला लगाएं, मतलब अज्यूम मीन का ही फॉर्मूला लगाएं। अगर हमारा डेसिमल में आता है मीन, तो एग्जामिनर ऑल्सो वांट्स फ्रॉम अस कि हम लगाएं अज्यूम मीन का ही फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन का ही फॉर्मूला, ठीक है। कहीं मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सिंपल डी एक्स डी वाई निकाल लिया, डी एक्स डी तुम देख ही चुके हैं, अज्यूम माइनस एक्स की वैल्यू, तो वो डी एक्स निकाल लिया, डी वाई निकाल लिया। यहाँ पे जो इसने मुझसे पूछा कि डी एक्स इंटू डी वाई का सम चाहिए, मैंने वहाँ पर डी एक्स इंटू डी वाई का सम निकलवा लिया, पहले डी एक्स निकाल दिया, डी वाई निकाला, देन इंटू का सम कर दिया, ठीक है। देन सिंगल मांग रहा है, सिंगल डी एक्स सम चाहिए विच इज़ दिस वन, सिंगल डी वाई का सम चाहिए विच इज़ दिस वन। देन इससे मुझसे डी एक्स स्क्वायर का सम मांगा, जो मैंने यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर का सम दिया इसको। देन इसने मुझसे डी एक्स का सम का स्क्वायर मांगा,
तो डियर सम था ही 3 -3, उसका स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया। जस्ट मैंने वैल्यूज फॉर्मूला पुट करके चला गया बस। एन अच्छा बच्चे ना हमेशा एन लिखना भूल जाते हैं, तो एन लिखना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे एन भी है, एन क्या है हमारा 8 है, ठीक है। तो एन लिखना मत भूलना। यहाँ पे एक एन आता है, यहाँ नीचे एक एन आता है, यहाँ पे एक नीचे एक और एन आता है। बेसिकली टोटल 3 एन आते हैं, एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पे एन आता है, एक यहाँ पे एन आता है। तो एन लगाना मत भूलना, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा। इसको कहीं लिख लो, किसी फ्रेंड को टाइप करके भेज दो व्हाट्सएप पे कि हाँ एन लगाना मत भूलना ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो एन लगाना अच्छा मीन निकाल दिखाया हुआ है मैंने, 2 पॉइंट में है ना मीन। गोना कंज्यूम मोर टाइम एंड ऑल्सो एरर चांसेस इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज अज्यूमिंग फार्मूला। तो बस यही था, इतनी था कैलकुलेशन कोरिलेशन में। तो ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि तुमको डायरेक्ट कोवेरियंस वगैरह गिवन हो, डायरेक्ट तुमको ऐसा कुछ गिवन हो, देखो डायरेक्ट हो सकता है ना तुमको ऐसा कुछ गिवन हो, ऐसा कुछ कि डायरेक्ट तुमको एन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम का स्क्वायर दिया हुआ है, सब कुछ डायरेक्टली गिवन है। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। एंड लाइक चलिए क्वेश्चन देख ही लो, इसमें देखो हमसे ये कह रहा है ना कि गलती से हमसे कोरिलेशन गलत निकल गया, गलती से हमने कोरिलेशन गलत निकाल लिया। हमने देखो ऐसा क्वेश्चन कर रखा है मीन वाले में, लेकिन यूनिट 1 में कि गलत हो गया कुछ, हमसे सही करना है। तो पहले पता करना पड़ेगा गलत क्या हुआ है। तो अगर हम ये देखें तो इस समय कौन सा हमारे दिमाग में आ रहा है, इससे हमारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। देखो इन वैल्यूज़ को देखो, यहाँ पे इसको देख के ना मैंने तुम्हें कहा था कि वो फॉर्मूला तुम्हें याद होने चाहिए, 4 फॉर्मूला जो मैं तुम्हें दिखाया अभी जस्ट। कौन सा फॉर्मूला दिखाया तुमको मैंने अभी, ये वाले है ना, तुमको याद होने चाहिए फॉर्मूलाज। तो इसको देख के मैं तुम्हें ये वाला फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, आना ही चाहिए, क्योंकि जो जो यहाँ पे जिसमें दिया वो वहाँ पे मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, सेम टू सेम तुम्हें आना चाहिए फॉर्मूला। तो अच्छे से याद करना फॉर्मूलाज वगैरह। देखो एन गिवन है, समेशन एक्स गिवन है, समेशन एक्स का स्क्वायर गिवन है, एक्स वाई गिवन है, तो सब कुछ मैच हो रहा है इस वाले फॉर्मूला से। इससे मैच हो रहा है क्या, नहीं इसमें डी एक्स की बात हो रही है। इससे मैच हो रहा है क्या, नहीं इसमें तो एक्स वाई का कहीं बात ही नहीं हो रही, एक्स वाई का इंटर तो हो नहीं रहा कहीं पे। इससे मैच हो रहा है, नहीं इसमें भी कोई मैच नहीं हो रहा, हाँ लेकिन इससे मैच हो रहा है। तो मैं आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार इसको, क्वेश्चन को, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। इट वॉज हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट इट हैड कॉपीड डाउन 2 पेयर्स ऑब्जर्वेशन, गलत, ठीक है। द करेक्ट पेयर्स आर ये ऑब्टेन करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर मेरा पेयर गलत हो गया, अगर मेरा पेयर गलत हुआ तो मेरा सम भी गलत निकला होगा, एन तो मेरा सही रहेगा, एन तो गलत नहीं होगा, एन तो ठीक ही रहा होगा। बट अगर मेरा पेयर गलत हो गया तो मेरा ये भी गलत हो गया होगा, ये भी गलत हो गया होगा, सब गलत हो, बेसिकली सब गलत हो गए, सब गलत हो गए। तो वट विल माई अप्रोच शुड बी, जैसे मैं तो मीन ग्राम समझाया था, पहले लिखो गलत वैल्यूज सारी, ठीक है, गलत वैल्यूज़ लिखो। एंड अगर सिंपल सम हो रहा है तो सिंपल प्लस माइनस कर दो, अगर स्क्वायर होकर सम हो रहा है तो स्क्वायर करके प्लस माइनस कर दो। एंड अगर मल्टीप्लाई होकर प्लस, अगर मल्टीप्लाई होकर लाइक सम हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर दो, है ना। इसका आंसर तो मैं दिखाता हूँ बेसिकली, मैं बहुत ईजी क्वेश्चन है बेसिकली ये, जैसे मैं अप्रोच पता हूँ नीचे कैसे करना है। एंड दस द क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही फॉर्मूला है जो मैंने लिख लिया, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। देन रॉन्ग पेयर्स क्या है, ये मेरा रॉन्ग पेयर है, रॉन्ग है, ये मेरा सही वाला पेयर है, ठीक है। रॉन्ग एक्स एंड वाई है एंड करेक्ट एक्स एंड वाई के पेयर्स है, ठीक है। ये लिखा पहले मैंने। देन पहले मैंने समेशन एक्स को सही किया, तो समेशन एक्स पहले क्या था मेरा 120 था। अब 120 में माइनस कौन सी वैल्यू इसका, क्योंकि एक्स है तो खाली एक्स की वैल्यू प्लस माइनस करूँगा ना मैं। तो यहाँ पे इसमें कौन सी एक्स की वैल्यू है, ये 8 एक्स की वैल्यू है, ये 12 एक्स की वैल्यू है, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये माइनस कर दूंगा, 8 12 माइनस कर दूंगा। एंड यहाँ पे सही क्या है, सही है 8 और 10, तो प्लस कर दूंगा, वही किया मैंने यहाँ पे, 8 12 माइनस कर दिया, 8 10 प्लस कर दिया, तो ये सही हो गया। वैसे ही मैंने वाई के लिए किया, वाई की गलत वैल्यू माइनस कर दी, सही वैल्यू प्लस कर दी। एंड जब स्क्वायर हो रहा था तो मैंने वही वैल्यूज़ जस्ट स्क्वायर करके प्लस माइनस कर दी, है ना, जैसे वैसे से मैंने वाई में कर दिया। एंड यहाँ पे इंटू हो रहा था, एक्स एंड वाई का इंटू हो रहा था। सोचो अगर ये पेयर है, ये पेयर है, तो यहाँ पे 8 और 10 का ही तो इंटू हुआ होगा, एंड यहाँ पे 12 7 का इंटू हुआ होगा। एंड ये इंटू गलत है क्योंकि रॉन्ग पेयर्स हैं। एंड यहाँ पे हुआ होगा 8 12 के इंटू, यहाँ पे 10 7 का इंटू हुआ होगा, लेकिन ये सही पेयर्स हैं, ठीक है, ये गलत पेयर्स हैं। तो वही मैंने सेम यहाँ पे किया, 8 10 का इंटू माइनस कर दिया, 7 12 का इंटू माइनस कर दिया, एंड 8 12 का इंटू प्लस कर दिया, क्योंकि 8 12 का इंटू सही वाला पेयर है, एंड 7 10 का इंटू प्लस कर दिया। वही मैंने सेम किया। एंड देन मैं करेक्ट वैल्यूज का, अब देखो सारी वैल्यूज करेक्ट हो गई, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, सब करेक्ट हो गया, बेसिकली एवरीथिंग इज करेक्टेड नाउ। एंड जस्ट मैंने सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया, विच इज -0.17117। माइनस लगाना भूलना, ठीक है, माइनस लगाना मत भूल जाना। कंप्लीट आंसर विल बिकम रॉन्ग, एंड तुम्हारे पूरा 1 मार्क्स कट जाएगा, आधा भी नहीं, 1 मार्क्स कट जाएगा प्रॉपर।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे हल्का थोड़ा डिस्कस कर लिया कार्ल पेयरसन कोरिलेशन के ऊपर। अब देखते हैं ये रैंक 3, ऑल्दो इट्स रैंक 3 बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ तक मेरी गट फीलिंग कहती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आया तो पक्का तुम मुझसे लिख के ले लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने तुम दिखाया ना अभी 2 क्वेश्चंस, वैसे ही आएगा। उससे बाहर तो आना ऑलमोस्ट लगा लो तुम पॉसिबल सही नहीं है। अगर आएगा तो वैसे ही क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट, या तो ऐसा आ सकता है या तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, ऐसा जैसे 5वां है, 5वें में एक और हल्का सा कैच है कि अगर 36 की जगह 35 हो जाए तो कुछ होगा गड़बड़। तो देखना अगर रैंक चेंज नहीं होती, जैसे मान लो 36 से 35 होने पे अगर रैंक चेंज नहीं हुई, रैंक अगर वही रही मेरी, है ना, तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रैंक चेंज हो गई तो लिख देना कुछ चेंज, तो लिख देना ऐसे बना के। बेसिकली इट्स ऑफ 1 और 2 मार्क्स ओनली, कुछ इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, जैसे बता देना कि हाँ क्या चेंज होगा, कुछ बढ़ेगा कुछ कम होगा क्या होगा बता देना बस तुम। ऑल्दो मोस्टली चांसेस आर कुछ भी चेंज ना हो, मोस्टली चांसेस कुछ भी चेंज ना हो, बट मे बी पॉसिबल चेंज हो जाए, मे बी पॉसिबल, बट वेरी लेस चांसेस कुछ भी चेंज हो। जैसे इसका आंसर दिखाऊंगा तुम्हें मैं 5वें का एंड चौथे का आंसर, तो देखो रैंक देना तो तुम सिखा चुका हूँ कि रैंक कैसे देना है, वो तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, वही मेन पार्ट था, रैंक देना सिखा चुका हूँ तुमको पहले ही बेसिक पार्ट में। एंड नाउ इसका आंसर देख के इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे चौथे का आंसर है, ये रहा। देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही हल्का सा क्वेश्चन करवाया नो रैंक रिपीट का, बट इसका चांसेस बहुत कम है। अगर नो रैंक रिपीट हो ना तो सब कुछ सिंपल है, सिंपल रैंक दे दिया, रैंक रिपीट हो नहीं रही है, सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। डी स्क्वायर कैसे निकाला, डी स्क्वायर निकाला ए रैंक एक्स की है, ठीक है, एंड ए रैंक वाई की है, तो एक्स माइनस वाई करके मैंने ये डी निकाल लिया, इन सब स्क्वायर कर दिया, उसको सम कर दिया, इन सब वैल्यूज पुट कर दिया यहाँ पे। तो ऐसा चांसेस बहुत लेस है, पक्का रैंक रिपीट होगी। तो इस पर तो उतना ध्यान मत दो, इतना ईजी नहीं आता है क्वेश्चन। रैंक रिपीट हो गई क्या दो कम से कम, तो यहाँ पे देखो रैंक रिपीट हो रही है ना, ये वाला मेन फोकस करो इस पर। ये हमारा 4th का आंसर है बेसिकली, इट्स ऑफ 4th। एक्स एंड वाई गिवन है, हमने इसकी रैंक निकाली। अब देखो 16 रिपीट हो रहा था, 16 का मैंने क्या किया, 16 लिखा, कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। कितनी रैंक खाई है इसने, 7 भी खाया है, 8 भी खाया है, 9 भी खाया है। तो तीनों का मैंने एवरेज किया तो 8 आया, तो मैंने तीनों का 8 चिपका दिया कि रखो 8 अपने पास। ठीक है, तेरा 2 बार रिपीट हुआ, कितनी रैंक खाया इसने, 5 भी खाया 6 भी खाया, तो इसको ये चिपका दिया दोनों को। 6 कितने बार 2 बार रिपीट हुआ है, 8 भी खाई 9 भी खाई, इसको ये चिपका दिया मैंने। ठीक है, यहाँ मैंने अलग से नहीं किया, साथ में कर दिया, बट तुम अलग से भी कर सकते हो, ये पूरा पार्ट तुम अलग से भी करके यहाँ पे जोड़ सकते हो। एज आई सेड कि 3 - 3 का डिवाइड बाई 12 तो 2 ही आएगा, तुम याद ही कर लो बेसिकली तुम ये, है ना। एंड इसका 0.5 ही आएगा, 2 बार रिपीट होगी रैंक, तो 16 3 बार रिपीट हुआ, 3 लिखा, ये 2 बार हुआ, तो ये भी 2, यहाँ पे 2 लिखा, ये भी 2 बार हुआ, यहाँ पे 2 लिखा, एंड प्लस कर दिया सबको। तो 2 + 0.5 + 0.5 तो 3 आया, फर्दर सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस गलती मत करना, ठीक है। तो आंसर है 0.7 1 से 1 के बीच में इसका आंसर आएगा, -1 से +1 के बीच में। तो मेरा आंसर आ गया सिंपल। एंड 1 को बाहर रखना, ठीक है, 1 को अंदर मत लेके आ जाना, 1 कम्प्लीटली सेपरेट थिंग है। जो रैंक ऑलरेडी हो चुकी है ना उनके आगे किसी लेना, जैसे अगर 9 तक मैं ले चुका हूँ, तो अगर मैं अब लाइक जब 16 तक 9 तक ले चुका था, जब मैं 9 को रैंक दिया तो मैंने 10 रैंक दिया, ठीक है, 9 के आगे बढ़ के दिया, 8 के आगे बढ़ के नहीं, 9 के आगे बढ़ के दिया मैंने, समझ गए। जितने रैंक ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं उसके आगे बढ़ के लेना है हमको रैंक। तो ये तुम्हारा चौथे का आंसर हो गया। 5वें का आंसर 5th क्वेश्चन है बेसिकली स्टैट्स एंड कॉस्टिंग के मार्क्स दिए हुए हैं बेसिकली हमको, एंड रैंक क्वेश्चन निकालने को कहा हुआ है। तो ये तो हम कर लेंगे, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। रैंक क्वेश्चन निकालना हमने सीख लिया, कैसे निकालना, रैंक देना हमने सीख लिया, डी निकालना हमने सीख लिया, रिपीटिंग रैंक का ट्रीटमेंट हमने सीख लिया। अब देखो हाँ एक और बात है, चीज़ देखो, रिपीटिंग रैंक का ट्रीटमेंट ये मैंने अपने तरीके से करा है। देयर इज अनदर वे विच इन टेबुलर फॉर्म, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इट्स माई ओन वे ऑफ सॉल्विंग रिपीटिंग रैंक क्वेश्चंस, यू कैन डेवलप योर ओन वे एज वेल, कि रिपीटिंग रैंक को कैसे ट्रीट करना है, ये मैंने खुद से अपने लिए बनाया एक वे। अदरवाइज मोस्ट टीचर्स एक बनवाते हैं, टेबल वगैरह बनवाते हैं, बट वो मुझे पसंद नहीं है। आई विल डू लाइक, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिंपल देखो जहाँ तक हमें आता है, लाइक क्वेश्चन में उतार लिया सिंपल से आराम से, हमने रैंक निकाल ली स्टैट्स की एंड कॉस्ट की, है ना। रिपीटिंग रैंक का ट्रीटमेंट कर दिया हमने, 30 2 बार रिपीट हुआ उसका ट्रीटमेंट कर दिया, 28 3 बार रिपीट हुआ यहाँ पे,
उसका ट्रीटमेंट कर दिया, वैसे यहाँ पे हमने रिपीटिंग का ट्रीटमेंट कर दिया, देन माइनस कर दिया, देन डी स्क्वायर निकाल लिया, आराम आराम से किया सब कुछ, हमने कुछ भी जल्दबाजी नहीं करी। देन रिपीटिंग 30 2 बार रिपीट हुआ, उसकी रैंक से यहाँ पर निकाली है, यहाँ पे करेक्टिंग फैक्टर निकाला है। 30 के लिए यहाँ पे 2 लिखा, 28 के लिए यहाँ पे 3 लिखा, 29 के लिए यहाँ पे हमने 3 लिखा, 27 के लिए यहाँ पे 2 लिखा, 22 के लिए यहाँ पे 2 लिखा। तो यहाँ पे 3 हुआ है तो यहाँ पे लाइक 2 हुआ तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0.5 आएगा, 3 हुआ है तो 2 आएगा, एक और 2, 0.5 0.5 कर दिया सॉल्व, आंसर आ गया। एंड जस्ट एक और पार्ट रह गया विच इज़, देखो लिखना ही भूल गया यहाँ पे, उसी का सहारा लेना पड़ा। देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ वी इवन चेंज 35 36 देयर विल बी नो डिफरेंस इन रैंक, हेंस रैंक कोरिलेशन रिमेन सेम। ठीक है, अगर मान लो ऑल्दो यही आंसर होगा मोस्टली कि चेंज ना हो, बट लेट्स से अगर मान लो चेंज हो गया तो तुम सिंपल देखना, लाइक लेट मी शो कैसे करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अरे यार हमेशा ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे लेट से 33 के जगह पे मेरा मान लो 29 हो गया, तो अगर अभी 29 हो गया तो पहले 28 से हमने गिनती शुरू कर दिया, बट अब ना 29 को देना पड़ेगा एक, तो मतलब 28 में से ना 28 की एक रैंक और कम हो जाएगी। लाइक पहले देखो अगर 28 होता है, अगर 28 को 7 मिला हुआ है बेसिकली, है ना, 3 है, तो मतलब ये 8 मतलब 7 8 9 मतलब नहीं 6 7 8 खा चुका होगा पहले, है ना 28, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा होगा, हाँ 6 8 पहले खा चुका होगा। बट वट आई सेड कि अगर यहाँ पे 29 और आ गया तो मतलब पहले हम 29 को गिनेंगे, तो मतलब छठी रैंक हम 29 को दे देंगे, तो अब मतलब अब इसकी गिनती चालू किससे होगी, 7 8 और 9, तो अब इसकी रैंक बन जाएगी 8। तो अगर ये 8 बन गया ना तो ऑटोमेटिकली डी स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगर डी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ गई, देखो रिलेशन क्या रिलेशन है, अगर डी स्क्वायर की वैल्यू, तो अगर डी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ गई मान लो मेरी, ठीक है, अगर ये बढ़ी तो रैंक कोरिलेशन विल डिक्रीज। बेसिकली द रिलेशन बिटवीन रैंक कोरिलेशन एंड डी स्क्वायर इज इनवर्स। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है ना 1 अपॉन, है ना, ये इन्वर्स रिलेशन है बेसिकली। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, डी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी तो रैंक कोरिलेशन विल डिक्रीज, अगर कम हुई तो रैंक कोरिलेशन विल इंक्रीज। ठीक है, ऐसे लिख देना, सिंपल सी बात है। अभी लोड ही होता रहेगा, चलो छोड़ो उसको ऑन द लोड। ठीक है, समझ गया ना कैसे ट्रीट करना है। तो हमने बेसिकली अभी देख लिया रैंक कोरिलेशन कैसे करना है, गिवन होगा, है ना, डील टाइड रैंक्स इफ नेसेसरी, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देख लिया हमने। मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने दोनों देख लिए। एक में होता है कि वैल्यू चेंज करने का है, तो मोस्टली चांसेस आर कि रैंक चेंज नहीं होंगी। अगर हो गई रैंक चेंज, देखना कि ओवरऑल डी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर बढ़ी तो रैंक कोरिलेशन विल डिक्रीज, अगर कम हुई तो रैंक कोरिलेशन विल इंक्रीज। बेसिकली इनवर्स रिलेशन, है ना। असाइन रैंक करना तुम आ ही गया होगा कैसे करना है, ट्रीटमेंट रैंक कैसे, रैंक का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, अच्छे सीख लेना उसको, ठीक है, गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। डिड्यूसिंग वैल्यू फ्रॉम रिग्रेशन, 2 अलजेब्रिक रिग्रेशन इक्वेशन गिवन, फाइंड वैल्यू ऑफ मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो अब ना, अभी तक क्या करते आ रहे थे हम, अभी तक हमने ना लाइक पहले स्लोप निकाला, मीन निकाला, उससे इक्वेशन बनाई, है ना, स्लोप निकाला, कोरिलेशन निकाला, सब मीन निकाला, उससे इक्वेशन बनाई। अब इक्वेशन दिया हुआ है, अब उसका रिवर्स करना है। बेसिकली बहुत ईजी है, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल यार, एक्सट्रीमली सिंपल। ऑल्दो इसका मुझे कोई पीवाईक्यू में क्वेश्चन नहीं मिला, बट अच्छा मिला है मुझे क्वेश्चन उसका, बट वो किसी कारणों से मैं दिखा नहीं सकता, किसी कारणों से तो मैं दिखा नहीं सकता, बट मैं तो वैसा क्वेश्चन सेम सेम करवा सकता हूँ बेसिकली। सो इसके लाइक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 11th वन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। गिवन डैट फॉर 100 आइटम्स द रिलेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, लाइक हाँ वही लिखा है, ठीक है। इक्वेशन गिवन थी किसकी, एक्स वाई ऑन एक्स की क्या है, 8x माइनस 10y इज इक्वल प्लस 66 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है हमको, कर लेंगे हम इसको सिंप्लीफाई। ये एक्स ऑन वाई की ये दिया हुआ है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन्स, ये निकालना है। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसलिए कोरिलेशन निकालना है, उसको स्क्वायर कर देना है बस, सिंपल। कोरिलेशन निकालने का इसने, इसको तो हम इजीली कर लेंगे। और उसको कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन रिलेशन एक्स लाइक वाई एन एक्स निकालना है ना, तो वाई से क्या फॉर्मूला था, बताओ क्या फॉर्मूला था। अगर वाई पहले आ रहा है तो डेविएशन ऑफ वाई यहाँ पे लिखूंगा मैं, एंड 1 माइनस क्या आर स्क्वायर, इतना सिंपल फॉर्मूला था, ये तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा, है ना। गिवन डेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज़ 3, देखो ये भी गिवन है, ऑल्दो इट्स नीडेड तभी गिवन है, ठीक है। अब देखो मैं ना हल्का हल्का ट्राई करता हूँ तुम्हें खुद से करवाने का यहाँ पे।
अगर इक्वेशन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई तो मैं यहाँ पे करवा नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। देख लो सोचा तुम यहाँ पे, देखो इक्वेशन से गिवन थी, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, तो सिंप्लीफाई करा तो ये बन गया। अब सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, अगर एक बार इक्वेशन में सिंप्लीफाई हो जाती है ना, तो मैं ईजिली देख के बता दूंगा, ईजिली देख के ही बता दूंगा कि हाँ ये 0.8 जो है ना, ये जो है ये मेरा स्लोप है किसका, कौन सी इक्वेशन का, वाई ऑन एक्स का, ठीक है। तो मेरे पास बी वाई एक्स निकल गया, ठीक है। तो एक बार मैंने वो बताया था, रिलेशन बताया था, ठीक है, वो भी याद रखना तुमको। रिलेशन जो बताया था मैंने तुमको कि अंडर रूट में बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन होता है, वो तुमको याद होगा वो। एंड नाउ एक्स एंड वाई का भी मैंने सिंप्लीफाई किया, तुम पास ये निकल गया। अरे यार तुम दिखा देता हूँ यार, तुम बनना, देखो प्लस तब लगेगा जब हमारी, अच्छा दोनों कोफिशिएंट का लाइक दोनों जो है ना हमारी ये स्लोप, ये इनका साइन हमेशा सेम रहेगा। अगर एक माइनस का दूसरे माइनस का ही होगा, अगर एक प्लस का दूसरे प्लस का ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों का साइन चेंज है, दोनों का साइन हमेशा सेम ही रहेगा, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, साइन कभी चेंज नहीं होगा। एंड अगर ए प्लस के हैं तो रिलेशन में पोस्ट प्लस का लेना है, एंड अगर ये माइनस का तो रिलेशन में माइनस का लेना है, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारे पास, वो तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे फाइंड, अच्छा पहले इन्होंने मीन निकाल दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन थी हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करा तो, अच्छा रुक जाओ, देखो अगर तुम ये कहो, तुम मुझसे ये इक्वेशन देखो, तुम कहो कि अच्छा ये जो इक्वेशन बनी है मेरे पास, रुक जाओ कहाँ है इक्वेशन, हाँ अच्छा तुम ये देखो, तुम देखे कहो ये जो इक्वेशन बनी है इसमें वाई क्या है, तुम कहोगे वाई तो वाई है सिंपल, है ना, एंड एक्स तो एक्स है, एक्स ये तो मीन लिखा नहीं है, ये तो वाई है, एक्स तो एक्स है। एंड यहाँ पे भी लाइक एक्स तो एक्स है, वाई तो वाई है, मीन थोड़ी ना ये। लेकिन अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करते हो ना, तो बस ये बात रट लो, जैसा समझो, मतलब तुम सिंप्लीफाई करते हो, देखो अगर एक्स तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गई है, अगर तो सिंपल तो इसी कर लोगे। अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशन हैं, एक्स की एंड वाई की दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो यू कैन ईजिली सिंप्लीफाई द इक्वेशंस एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो तुम वैल्यूज निकालोगे ना, वही हमारी मीन होगी, बेसिकली एक्स एंड वाई का वही मीन होगा। ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, वो ज़रूरत नहीं समझने की, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम देख लो। द रिलेशन लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। तो जब तुम्हें सॉल्व करते हो ना, एंड जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज तुम निकालते हो सॉल्व करने के बाद, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल ली, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाली है बेसिकली, वही वैल्यूज हमारी मीन होती है, सिंपल, ठीक है। वही वैल्यूज हमारी मीन होती है, समझ गए, तो वही मीन है, तो मीन से निकल गया हमारा। बस समझ जाओ तुम कि पहले हमने इक्वेशन गिवन थी, उसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके हमको कोफिशिएंट बेसिकली स्लोप मिल गए, एंड देन जो दो इक्वेशन वहाँ पर सिंप्लीफाई करके आई ना, उनका हमने सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, ताकि हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल पाए। फिर जो एक्स एंड वाई की जो वैल्यू हमारे पास आई, वही हमारी मीन्स थी, जो वाई की वैल्यू थी वो वाई का मीन था, एंड जो एक्स की वैल्यू थी वो एक्स का मीन था। ऐसे मीन निकाल लिया हमने, एंड कोरिलेशन निकालना था और स्क्वायर, और आसान है। अच्छा हमसे जो यहाँ पर लाइक डायरेक्टली डिटर्मिनेशन पूछ लिया है, तो अंडर करने की जरूरत नहीं है, अंडर करने की जरूरत नहीं है फिर तो डायरेक्टली, क्यों अंडर कर दोबारा सॉल्व करना है, सिंपली समझ रहे हो ना, अंडर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डिटर्मिनेशन पूछा है तो वो तो आर का स्क्वायर होता ही है, तो डायरेक्ट आर का स्क्वायर लिख दो, तो वही राइट कर दिया हमने, वो आया 36%। हाँ इट्स बेटर टू राइट इन परसेंटेज, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने आई गेस मीन में, कि जब भी लिखा हो कोफिशिएंट तो ट्राई टू राइट इन परसेंटेज, और तो इन लोग तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक तुम कह सकते हो यहाँ पे उन्होंने क्यों निकाली आर की वैल्यू, क्या ज़रूरत है इसकी ज़रूरत है, हमें निकालने में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखो ये फॉर्मूला लगता है जो मैं तुम्हें बता चुका ऑलरेडी, तो हमें बस डेविएशन ऑफ ये गिवन था, एक्स गिवन था, तो इसका हमने किसी भी कोफिशिएंट में पुट कर दिया, किसी भी स्लोप में पुट कर दिया हमने वैल्यू। देखो यहाँ पे आर दिख रहा है ना, इसी के लिए हमने आर निकाला, क्योंकि इसमें आर चाहिए था हमको, एंड सिंपल वैल्यू पुट करके डेविएशन ऑफ वाई निकाल लिया, एंड सिंपल वैल्यूज पुट कर दिया। अब तो जस्ट हमने, एंड आंसर आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड एस्टीमेट। होप तुमको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, आर निकालना हमने सीखे रखा है, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही है, ये फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ डेंजर है नहीं आई गेस, बस अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ा हो तो। जो मैं तुम्हें पहले बेसिक्स पढ़ाया था वो, स्टार्टिंग से नहीं, जो मैं तुम्हें बेसिक्स पढ़ाया था वो अच्छे से पढ़ाओ तो। बेसिक्स में बताया तुमको कि ये फॉर्मूला होता है एरर का, तो स्लो का फॉर्मूला तुम ये मिलेगा, स्लो का फॉर्मूला तुम्हें है ये, पूरा नहीं, बट जो मैंने तुम्हें बेसिक्स पढ़ाया था ना 10-20 मिनट का, वो पढ़ाओ तुमने। अगर मैं तुम्हें बताया था उसके अंदर कि फॉर्मूला है आर मतलब कोरिलेशन होता है,
तो कोरिलेशन निकालना तुम्हें पता ही कैसे निकालना है, कोरिलेशन बताई था तुमको मैंने। एंड नाउ डेविएशन वाई कैसे निकाला हमने, सिंपल ये गिवन था, तो हमने थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करी एंड हमने देखा हाँ यार बी या तो वाई एक्स का लगा दो या तो एक्स वाई का लगा दो, किसी का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने वाई एक्स का लगा दिया, अदरवाइज तुम अगर एक्स वाई का भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आर चाहिए था, इसलिए हमने वहाँ पे आर का अंडररूट करा, क्योंकि यहाँ पे आर चाहिए था हमको, इसलिए वहाँ पे हमने आर का अंडररूट करा। एंड आर का अंडररूट हमने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव ही थे दोनों, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट, सिंस बोथ द रिलेशन कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, आर इज पॉजिटिव, सिंपल, इसलिए पॉजिटिव लिया। अगर नेगेटिव तो नेगेटिव लेते हम, ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेते, बट नेगेटिव देयर लेस चांसेस नेगेटिव हो, बट हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, सेम ऐसा 12वां है, वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। वेरिएंस तुम निकाल के दिखाना कैसे निकालना है, वेरिएंस दिखाना निकाल के। ये भी हो गया, डिड्यूसिंग वैल्यू हो गई। सो इसी के साथ ना हमारा लाइक कोरिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड नाउ एक बार स्क्रॉल अप कर लेते हैं, स्क्रॉल अप एक बार कर लेते हैं, स्क्रॉल अप। क्या क्या हमने सीख लिया, ये हमने सीख लिया है ना, ये हमने अभी थोड़ा सा नहीं देखा है, विच इज़ प्रोबेबल एरर का था ना। एक बार हल्का से ये भी देख लेते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का देख लेते हैं प्रोबेबल एरर का। देखो वही क्वेश्चन है ये, वही सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली देखो फॉर्मूला तुमको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबल एरर का, है ना। फॉर्मूला देखो ये होता है, हमको सिंपल सिग्निफिकेंस पूछा है, तो कैसे सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, सिंपल ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं तुमको, सिंपल जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, टेस्ट सिग्निफिकेंस कोरिलेशन। यहाँ पे तुमको आर की वैल्यू गिवन ही है कि 1/25 में आर की वैल्यू रखो, एक बार वैल्यू रखो एंड चेक करो। एंड एक बार 225 में ये एन की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन की वैल्यू गिवन है, एक बार 0.5 रखो, एक बार 0.8 रखो। तो मैंने वही सेम टू सेम वही किया, जैसे उन्होंने मुझसे कहा वैसे मैंने किया। एंड देन मैंने सिग्निफिकेंस चेक किया ऐसा करके, जो कि ये रहा। पहले मैंने 1 का किया, एन 25 लिया, तो एक बार मैंने 0.5 रखा, वैल्यू पुट करी, तो मेरा पी ई आया ये। बट हमें मतलब नहीं है पी से, हमें मतलब है 6 × पी से, है ना। तो वो मैंने यहाँ पे किया। अब जब मैंने चेक करा, मैंने देखा कि नहीं यार तो कम आ रहा है, आर हमारा मॉडल्स आर कम आ रहा है, तो मतलब इनसिग्निफिकेंट है। एंड देन मैंने इसमें टेस्ट किया, जब मैंने ये रखा तब मैंने चेक किया, तो मैंने देखा हाँ अब आ रहा है, अच्छा मॉडल्स लगा लेना, यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। हमने अब देखा कि हाँ अब ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब अब सिग्निफिकेंट है ये। एंड नाउ इसमें मैंने रखा आर की वैल्यू 0.5, सॉल्व किया, इसमें भी मॉडल्स लगा लेना, भूलना मॉडल्स लगाना। हेंस कोरिलेशन इज टेकन टू बी सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा आ रही थी 6 पी की वैल्यू। 6 से इंटू करना मत भूल जाना, ठीक है, 6 से इंटू करना बच्चे भूल जाते हैं हमेशा, एंड मॉडल्स लगाना बच्चे भूल जाते हैं, तो बहुत मिस्टेक है। नाउ ये देखो 0.8 रखा जब मैंने, एंड देन फर्दर मैंने सॉल्व किया, तो मैंने देखा इस बार भी ज़्यादा ही आ रही है, तो इस मीन्स कोरिलेशन टेकन टू बी सिग्निफिकेंट। ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी निकालना सीख लिया हमने, है ना। अकाउंटेंसी, अच्छा तो वो थर्ड वाला देख लो, इसमें रैंक कोरिलेशन में गलती हो गई इनसे, इसमें इनसे रैंक कोरिलेशन में गलती हो गई है। तो अच्छा अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई रैंक कोरिलेशन में, तो ठीक है, पहले पता करना एक्चुअल में गलत हुआ क्या है। मैंने ये डिस्कस कर रखा ऑल दो पहले भी, एक बार दोबारा सुन लो। हमको पहले पता करना है गलत एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या गलत हुआ है जिसको हमें सही करना है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला देखो इसका फॉर्मूला देखो एक बार, यहाँ पर फॉर्मूला किसका है, देखो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। अगर मैं कहता हूँ इसमें कुछ गलती हो गई मुझसे, तो क्या गलत हुआ होगा बताओ, क्या 1 गलत हो गया होगा क्या, नहीं यार 1 तो सेम ही रहता है, 1 तो गलत हो सकता है, सिंपल सी बात है। कि n गलत हो गया होगा, नहीं n तो बता रखा है मैंने कि n तो नहीं यार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हो सकते हैं बट नॉर्मली नहीं होते हैं चेंज। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, देखना क्या n चेंज हो गया क्या, बट नॉर्मली n चेंज नहीं होता। एंड इस क्वेश्चन में भी देखो अगर तुम, तो क्या गलत हुआ है, मार्क्स गलत हुए हैं, है ना, मार्क्स गलत हुए हैं, n गलत नहीं हुआ। देखो मार्क्स रैंक्स गलत हो गए, बेसिकली रैंक गलत हो गया। डिफरेंस बिटवीन रैंक इज टेकन ऑब्टेन बाय वन स्टूडेंट वोंगली टेकन एज 9 इंस्टेड ऑफ 7। तो रैंक वगैरह गलत हो गए हैं, मार्क्स वगैरह गलत हो गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ है, बट ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हुए हैं। 10 पहले भी थे बच्चे, 10 बच्चे थे, स्टैटिस्टिक्स अकाउंटेंसी वाज फाउंड टू बी, ये आया था कोरिलेशन, हमारा रैंक कोरिलेशन ये आया था। डिस्कवर देख रैंक गलत ले लिया हमने, लेकिन एन तो सेम टू सेम रहेगा, मतलब एन भी हमारा सही है, मतलब एन भी हमारा ठीक है, ये पूरा ठीक है मतलब हमारा। तो क्या 6 गलत हो गया क्या, नहीं 6 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू कैसे गलत हो सकती है, मतलब हमारा गलत हुआ है d², सम डी स्क्वायर, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये गलत हुआ है हमारा, ये गलत हुआ है,
तो पहले इसको निकालो, इसको पहले निकालो तब सही करेंगे, पहले निकालना पड़ेगा इसको। और वो कैसे निकलेगा, हमको ये गिवन है, हमको n गिवन है, तो इसलिए हम ये निकाल सकते हैं। तो मैंने वही यहाँ पे किया, देखो गिवन जो था वो लिख दिया, है ना। सिंपल मैंने पहले पुट करी वैल्यूज़ वगैरह, पहले मैंने गलत निकाला, यहाँ पे मैं गलती करती सही करना, ठीक है। जब भी तुम इधर इसको वहाँ भेजोगे ना 0 से मल्टीप्लाई करने, तो पहले से 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे ना। मैंने गलती से यहाँ पे ले लिया था होल ब्रैकेट, जो कि एक मिस्टेक है, ठीक है। तुम ऐसा मत करना, जैसे ये गलती तुम मत करना, ठीक है। एग्जाम में गलती ऐसे बच्चे कर देते हैं, ये गलती मत करना जैसे मैंने यहाँ पे करी। ये n अलोन है, सिंगल है, ठीक है। इसका इससे इन सबसे कोई वास्ता नहीं है, अलग है सबसे ये। जब मैं 990 को वहाँ भेजूँगा तो पहले 1 से करूँगा उसको मल्टीप्लाई, ताकि मैं कॉमन कर पाऊँ, 990 को दोनों नीचे कॉमन कर पाऊँ, इसलिए वही मैंने यहाँ पे किया। तो आई नो तुम सॉल्व कर लोगे, इतने तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुमसे इक्वेशन सॉल्व ना हो। वेट लिटिल जस्ट, एक्चुअली लैपटॉप मेरा ख़राब हो गया था ना, तो डर लग रहा है मुझे अब चार्ज ला के यूज़ करने में, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक हमने सॉल्व किया, डी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली, विच इज आई 132। अब देखो गलत क्या हुआ था, गलत कौन सा, अच्छा रैंक ही गलत होगी। अगर ऐसा आता है ना कॉलेज में तो रैंक गलत, डायरेक्ट इतना मुश्किल नहीं देंगे, डायरेक्ट तुमको रैंक का डिफरेंस देंगे कि हाँ यहाँ इसका ये ले लिया। तो सिंपल गलत क्या था, 9 था, तो बता रखा है मैंने गलत वैल्यूज़ माइनस करनी है, वो माइनस करी मैंने 9 का स्क्वायर, अच्छा क्योंकि स्क्वायर था स्क्वायर करके माइनस करा, एंड स्क्वायर करके सही वैल्यू प्लस करी, तो आ गया सही। अब सही आ गया तो बस सब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, बस सिंपल क्वेश्चन बालक। चौथा हमने कर लिया, 5 हमने कर लिया, छठा तुम कर ही लोगे, कर लेना छठा, ठीक है, ट्राई करना छठा खुद से करने का। 7 हमने कर लिया, 8वां देखो, 8वें में तुम वो वाला फॉर्मूला लगाना, कोफिशिएंट निकालना ना, तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना 8वें में, जो तो बताया था ना अज्यूमिंग का फॉर्मूला, ये रहा, ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है, अज्यूमिंग का, इसे तुम कोफिशिएंट निकाल पाओगे। अच्छा ये नहीं है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी वाला है ना, हाँ ये रहा, ये लगाना तुम फॉर्मूला, ठीक है। हमको dx dy सब गिवन है, ये dx ही तो गिवन है हमको, और क्या गिवन है, इट्स dx, ये dx ही तो है, x माइनस 58 कॉमन वैल्यू में dx ही तो हुआ ये, एंड dy हुआ, ये dx का स्क्वायर गिवन है हमको, dy का स्क्वायर गिवन है, ये dx इंटू dy गिवन है, वही तो गिवन है सबको सब। अब तुम n गिवन है हमको, सिंपल पुट करना सब वैल्यूज़ एंड आंसर निकाल दिखाना, ठीक है। होप तुम ये कर लोगे। dx ही गिवन है, देखो dx ही है, अपना आँखें थोड़ा ध्यान से खोलो इसको, देखो ध्यान से, ये 58 हमारा अज्यूम मीन है, उसमें समझ में आ रहा होगा। नाइन्थ में क्या है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन को x और y निकालना है हमें, राइट। एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन द प्राइस, अच्छा ये भी निकालना है, फाइंड आउट स्टैंडर्ड ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। अब देखो सिंपल लिखा हुआ है, लाइक फाइंड आउट स्टैंडर्ड ऑफ एस्टिमेट, लिखा ही नहीं है x और y का निकालना है कि y और x का निकालना है, लिखा ही नहीं है। ऑल्दो इट्स वेरी क्लियर कि हमें निकालना है सिर्फ y और x का, इट्स वेरी क्लियर, है ना, यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस ओनली, तो इट्स वेरी क्लियर वी हैव टू फाइंड आउट ओनली y और x, बट क्योंकि मेंशन नहीं है तो हमें दोनों का निकालना है, ठीक है, क्योंकि मेंशन है दोनों का निकालना है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, नहीं इसमें बस थोड़ा सा मेहनत लग जाएगी, थोड़ी सी लग जाएगी मेहनत, ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी सी लग जाएगी मेहनत, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे बताओ, कौन सा यूज़ करोगे फॉर्मूला, देख के बताओ कौन सा यूज़ करोगे फॉर्मूला। चलो लेट मी शो, फॉर्मूला यू विल यूज़ दिस वन, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला, बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये है, एंड बी वाई एक्स का फॉर्मूला ऊपर होगा बेसिकली, ये रहा बी वाई एक्स का फॉर्मूला हमारा, ये रहा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, एक्स वाई गिवन है, एक्स का समेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, सब तो गिवन ही है, सब गिवन है, तो ये विल यूज़ दोज फार्मूलाज एंड दोनों को निकालना, ठीक है, अगर गिवन ना दोनों को निकालना, अगर गिवन ना हो तो दोनों को निकालना, समझ में आ गया होगा, ये तो ईजी है। इसका आंसर तुम पे छोड़ता हूँ मैं, और छोड़ने भी क्या बात है, मैंने तो उसका आंसर दे रखा है कमेंट में, लाइक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक करना इसका आंसर मैंने कैसे करा है, ठीक है, खुद से भी कर लो यार। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ 12वां वाला, 11 में देख लिया, सेम ऐसे ही 12वां वाला भी है ना, इसमें वेरिएंस निकालना है। सो इसी के साथ आर यूनिट 3 ऑल्सो कम्प्लीटेड, चारों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लिए, एंड ऑलमोस्ट हमने हर एक एरिया में डिस्कस कर लिया बेसिकली कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, एवरी एरिया वी हैव डिस्कस्ड। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूनिट विच आर यूनिट 4 विच इज़ वेरी ईजी।